हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो सेशन में। पिछला जो टेस्ट रहा उसमें जितने हम लोग वीडियो में चर्चा किए, क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न हमने बताया। निश्चित ही उम्मीद करेंगे उससे आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। इसके आधार पर उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा अगला एक विषय था छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, पेपर नंबर 6 पार्ट 3, जहां 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः अगर इस विषय को अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं तो इसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति और लोक कला संस्कृति इसका प्रमुख विषय होता है। तो अभी मैं चर्चा करूंगा छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति से किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे, उसके एग्जैक्ट आंसर आपको क्या लिखना चाहिए। और अगर मैं एक विषय से संबंधित अगर आपको लिखना सिखाया, एक पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित लिखना सिखाया, तो उसी पैटर्न में आप उससे रिलेटेड अन्य भी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। प्रारंभिक दौर पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से संबंधित जनजाति संबंधित विषयों पर आपसे साकेत चंद्राकर सर डिस्कस करेंगे, जिसमें बताएंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखे जाने चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है जो टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, और एक प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ कला संस्कृति से संबंधित। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, छत्तीसगढ़ी शब्द नेंग आप सुने होंगे, या कई लोग ये शब्द का जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, जुड़े रहते हैं, वो जरूर प्रयोग किए होंगे। एक शब्द होता है नेंग। तो ये नेंग क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट से मिले तो उन लोगों को ये चीज़ समझ में आया, नेंग जानते तो हैं लेकिन वो चीज़ों को लिख नहीं पा रहे हैं, उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो पहले तो जो स्टूडेंट नेंग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, नेंग का मतलब होता है पारंपरिक कार्य। किसी भी त्यौहार पर, किसी शुभ अवसर पर, किसी कार्यक्रम पर कोई भी अनिवार्य रूप से जो कार्य किया जाना रहता है, जो प्राचीन काल से लेकर पहले के समय से लेकर अभी तक किया जा रहा है, जिनको करना अनिवार्य होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में एक नेंग होता है। अगर घर में अगर अतिथि अगर आए तो दरवाजे के सामने पानी डालकर उनका स्वागत किया जाता है, इसको नेंग कहा जाता है। ये नेंग जिस कार्य को करना अनिवार्य रूप से होता है, उसको किसी कार्यक्रम में करना कंपलसरी माना जाता है, इसी का नाम है नेंग कहा जाता है। या बहुत बच्चे और जल्दी से समझेंगे, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा के दौरान जो गोवर्धन बनाया जाता है, उसका एक दूसरे के ऊपर टीका लगाकर उस त्यौहार की बधाइयाँ देने का जो कार्य है, ये नेंग होता है। तो ये कह सकते हो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही किसी समाज में प्रचलित या यहाँ के समाज में प्रचलित वो परंपराएं हैं जिसको अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए या माना जाना अनिवार्य होता है, उसी को कहा जाता है नेंग। तो अगर इसी सब बातों के आप उदाहरण स्वरूप कुछ बताकर भी चीज़ों को लिख सकते थे कि उदाहरण में भी इनके बारे में अगर हम कुछ कह सकते थे। और यहीं पर अगर मैं इसका मॉडल आंसर दूं तो आप देखो नेंग है, मैं वही बताया प्राचीन काल से चली आ रही, ये देखेंगे आप ध्यान देंगे, प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं का अनिवार्य रूप से निर्वहन करने का जो नियम होता है उसको नेंग कहा जाता है। ये सही तरीके से हमको एक परिभाषा लिखना पड़ेगा। उदाहरण में अगर हम बात करें, जैसे अभी भी छत्तीसगढ़ के समाज में अगर कोई विवाह हो रहा है तो बिना नाई की उपस्थिति के विवाह संपन्न नहीं हो सकता, ये नेंग है। उनका एटलीस्ट वहाँ खड़े होना ही नेंग है। जूता चुराई का विवाह के दौरान जो रस्म होता है वो एक नेंग के तौर पर है। अतिथि स्वागत जो अभी मैंने थोड़े देर पहले बताया, ये नेंग होता है। उदाहरण बता देना और ज़्यादा उचित होता है, उदाहरण बता देने से हमारे मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। तो ऐसी छत्तीसगढ़ के कुछ पर्टिकुलर शब्दावली को लेकर भी आप 2 लाइन 3 लाइन लिखने का आदत जरूर डालें। कोई भी छत्तीसगढ़िया शब्द अगर प्रयुक्त किया जा रहा है उसको अनिवार्य रूप से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। चलो भाई, यहीं पर आपके 2 नंबर के लिए एक प्रश्न पूछा गया था, और 2 नंबर का प्रश्न जो है वह उसमें पूछा गया था पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए। पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए। अब याद रखेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे बोला गया है विशेषताएं लिखिए।
विशेषताएं लिखने बोला है, आप विशेषता ही लिखिए, आप उसके सिवा अन्य चीज ना लिखें। इस बात को थोड़ा आप समझिएगा। आप पंथी नृत्य के बताने लग जा रहे हैं, उनका वर्णन करने लग रहे हैं, डिस्क्राइब करने लग रहे हैं, आप कुछ इस फॉर्मेट में लिखिए जिसे लगे आप विशेषता ही लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए पंथी नृत्य में अगर मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा तो सबसे पहला अगर हमारा पॉइंट रहेगा तो वह रहेगा हमारा उसमें विशेष पंथ। विशेष पंथ ऐसा विशेषता जैसा लगेगा कि इसको विशेषतः सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, तो ये एक विशेषता लग रहा है। विशेषता अगर और मैं बता रहा हूं तो मैं लिखूंगा इसमें एक विशेष वेशभूषा होता है। तो सिर्फ वेशभूषा ना लिखो आप, अगर विशेष वेशभूषा होता है ये लिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा आप विशेषता बता रहे हो। अगला अगर मैं बात करता हूं तो यहीं पर एक शब्द और लिख सकते हैं जिसमें रहेगा हमारा विशेष वाद्य यंत्र। ऐसा सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं होता है, इसमें एक विशेष वाद्य यंत्र होता है। इन सब बातों को अगर आप लिख रहे हो तो इस बात को समझें कि यह आपको बताएगा कि आप चीज़ों को सही ढंग से उचित तरीके से समझ रहे हैं। चलो भाई, इसके बाद अगर मैं चर्चा करता हूं तो ये हमारे मुद्दे हैं, इसमें पहले पॉइंट बनाएंगे। मैंने बोला विशेष वेशभूषा, आपको मार्क्स इसी के आधार पर मिलेंगे। और जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो अंदर में लिख सकते हो भाई इसमें सफ़ेद रंग की धोती और कुर्ता को पहनकर धारण कर यह नृत्य किया जाता है, ऐसा इनके बारे में लिखेंगे। लेकिन असली सीख तो ये है पॉइंट बनाना, जिससे प्रश्न और उत्तर के मध्य सटीक तरीके से संतुलन बना रहे। चलो भाई, तो ये कुछ इस प्रकार है। अगर इसी के अगर मैं आपको मॉडल आंसर दिखाऊं तो आपको इसके मॉडल आंसर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ देखेंगे, ये है भाई। तो यहाँ पर विशेषताओं के बारे में बात किया, पंथ विशेष है, वेशभूषा है। इसको और अच्छा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो भाई इसमें एक विशेष वेशभूषा होता है। इसमें आपको याद रखना है विशेष वाद्य यंत्र होता है और शारीरिक कौशल का प्रदर्शन, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, शारीरिक कौशल का प्रदर्शन। तो ऐसे आपको चीज़ों को समझना है, याद रखना है भाई। आगे बढ़े हम लोग। 2 नंबर के लिए हमसे एक और प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था, पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। बस उनको मेंशन करने के लिए बोला गया है, ध्यान रखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जाएंगे। हमेशा आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन जब देखे होंगे तो हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें लिखा रहता है कि भाई किसी भी एक साहित्यकार के रचनाओं के बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। तो अगर ऐसा बोला जाए तो आप उनके रचनाओं का सिर्फ नामोल्लेख कीजिएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनका प्रमुख रचना है मेघदूत। कालिदास द्वारा रचित रचना मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया गया था पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा। और कुछ इस प्रकार बस यहाँ पे 1-2 करके सैल बाबा जो एक प्रकार का उपन्यास है, कुर्री के प्रति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप जानते होंगे बार बार प्री के एग्ज़ाम में कुर्री के प्रति किसकी रचना है ये पूछा जाता है। मैंने बताया था अभी मेघदूत, पूजा के फूल, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको स्मरण शक्ति का परीक्षण होता है। आपको याद कितना है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। क्लियर है? तो ऐसे लिखना रहेगा। हाँ, नंबर जरूर डालें, काउंट जरूर करें 1 2 3 4 इसके माध्यम से। अच्छा चलो भाई, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमसे एक प्रश्न और पूछा गया था। और वो प्रश्न अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित लरिया बोली को समझाइए बोला गया था। समझाइए मतलब आप लरिया बोली के बारे में क्या कुछ जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ पहले प्रीवियस ईयर में प्री के परीक्षा में पूछा गया है तो आप जानते होंगे। जो लरिया बोली है, आप चाहें तो यहाँ पर इनका क्षेत्र विशेष थोड़ा सा एक मैप बनाकर आप समझा सकते हैं कि जो लरिया बोली है, ये जो लरिया बोली है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य और इस उड़ीसा राज्य की सीमा पर कुछ इस प्रकार इस क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी हिस्से और वहाँ से लगा हुआ उड़ीसा के पश्चिमी हिस्से में अगर मैं बात करूँ, संबलपुर, उड़ीसा का संबलपुर, हमारे यहाँ का सरायपाली, महासमुंद, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति तक, शक्ति क्षेत्र में भी लरिया बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप याद रखेंगे यह छत्तीसगढ़ी की एक उपबोली है। जहाँ पे आप ऐसा बोलें कि लरिया छत्तीसगढ़ी की उपबोली है तो उपबोली को आप अंडरलाइन करेंगे, बराबर मेंशन करेंगे और उसके आधार पर ही आप आगे बढ़ेंगे।
तो कुछ इस प्रकार अगर मैं इनका मॉडल आंसर दिखाऊं तो देखो भाई, मैंने बताया हुआ है कि ये कहाँ पर है। तो ये छत्तीसगढ़ जो मिश्रित रूप से प्रचलित बोली है, संकेंद्रण हाँ अलग से पॉइंट बना लें आप और ज़्यादा अच्छा है। जो मैं अभी बताया, रायगढ़, महासमुंद, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, उड़ीसा का संबलपुर, थोड़ा सा इसमें इस बोली में उड़िया प्रभाव देखने को मिलता है। और जो मैंने बोला उपबोली की लरिया छत्तीसगढ़ी की एक उपबोली है, ऐसा आपको याद रखना है भाई। यहीं पर 5वां नंबर का क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपको इन सब चीज़ों को, जो हाना है, जो कहावतें हैं, जो मुहावरे हैं, जो जनौला है, यहाँ से रेगुलर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इन सब से संबंधित अपना जो व्याकरण वाला पार्ट है वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे छानही माँ होरा भूंजना। छानही माँ होरा भूंजना का अर्थ होता है अत्याचारी होना या अत्याचार करना। जो बच्चे जानते होंगे, होरा मतलब जो हमारा रबी फसल होता है, चना, तिवड़ा, इनको सुखाकर, इनको आग में भूंजकर इनको बनाना, आप भूंजना, यह प्रक्रिया पूरा होरा भूंजना कहलाता है। और डेफिनेटली जो बच्चे छत्तीसगढ़ी से हैं वो जल्दी समझेंगे, छानही में ऐसा काम करना मतलब ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर देना जिससे पूरे घर में आग लग जाए। तो अगर कुछ इस प्रकार का भी कोई व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है जिससे उस क्षेत्र में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, उसी को कहा जा रहा है अत्याचार करना। अचरामा गठियाना, गठियाना मतलब बांध कर रखना, याद करना, किसी को ज़्यादा याद करना, इसको कहा जाता है अचरामा गठियाना। जिजोधन डारना, जिजोधन डारना का अर्थ होता है विवाह करना, बहुत ज़्यादा नुकसान होना, उसको कहा जाता है धारे धार बोहाना। जैसे छत्तीसगढ़ी शब्द में उसको पूरा बोला जाता है किसी भी चीज़ को, कि पढ़ाई को ही लेकर कहा जाता है कि भैया कि इस वर्ष इसका जो पढ़ाई है वह धारे धार बोहागे। इसका अर्थ होता है पढ़ाई इस समय लगभग इनका सही ढंग से नहीं चला है। तो ऐसे शब्द है। और आप अगर पूछोगे सर ऐसे शब्दों को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जनरली बच्चे से पूछे जाते हैं, मैं आपको यही कहूँगा, आप हिंदी व्याकरण को, छत्तीसगढ़ी व्याकरण को लेकर, जनौला मुहावरे को लेकर आप बाज़ार से विनय पाठक की बुक परचेस कर लीजिए और उसमें आप लिखना शुरुआत करें। क्लियर है? तो ये है भाई धारे धार बोहाना। इसके बाद जो आपका पाठ है वह जनजाति से संबंधित है, जनजाति कला संस्कृति से संबंधित है, जो आप अभी साकेत सर के साथ चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो मैं 2 नंबर के क्वेश्चन से संबंधित 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इन 5 क्वेश्चन से, जैसे ये तो आपका जनौला वाला पार्ट है, ये आपका लरिया बोली है। आप एक काम कीजिए, आप हल्बी बोली के बारे में आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, आप कुड़ुक बोली के बारे में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, गोंडी बोली के बारे में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक बोली टेस्ट में आया है तो इससे आपको एक चीज़ मिल जाता है कि इससे संबंधित और जो बोली है उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखकर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मुकुटधर पांडे के बारे में बात किया गया है, तो भाई निरुपमा शर्मा के बारे में आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में, गोपाल मिश्र के बारे में, बाबू रेवाराम के बारे में आप ऐसा लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे प्रश्न बोला गया था, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न ये था पंथी नृत्य की विशेषताएं बताइए। चलो मैं ही आपको प्रश्न दे देता हूँ, आप लिखिए सुवा नृत्य की विशेषताएं लिखिए। आप जब सुवा नृत्य की विशेषताओं के पैटर्न में लिख लेंगे तो आप वहीं पर आप राउत नृत्य की विशेषताएं लिखिए। तो इन सब बातों से हमको प्रैक्टिस होगा, ऐसा नहीं कि अभी पंथी नृत्य आया तो पंथी नृत्य ही आपका तैयार होगा। इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को पूरा का पूरा आप तैयार कीजिए, उसको आप पढ़िए। तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं उम्मीद करता हूं 2 नंबर के प्रश्न जो मैं आपसे अभी जुड़कर अभी पढ़ रहा था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में, जहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया पुतली परंपरा, छत्तीसगढ़ में प्रचलित पुतली परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं। और अगर पुतली परंपरा के बारे में हम बात करेंगे तो पुतली फिर वही एक ऐसा आया जैसे नेंग, जानते सब हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, वही समस्या बच्चों को पुतली परंपरा के संबंध में आया। जानते तो सब है लेकिन लिखने का उनको उत्तर नहीं मिल पाया। और मैं बता दूं छत्तीसगढ़ के संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र होता है पुतली बनाना, पुतली बनाकर उनका
पूजा अनुष्ठान करना, उनको धर्म से जोड़ कर देखना, उनको तीज त्योहारों से जोड़ कर देखना, उनको मनोरंजन से जोड़ कर देखना। आप देखे होंगे जब अक्ति तिहार आता है तो पुत्रा पुत्री के माध्यम से विवाह संपन्न कराया जाता है और अक्ति तिहार का एक नेंग होता है। या आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ अगर हम बात करेंगे, एक गीत होता है, उसमें से अगर हम बात करेंगे, पुष्प पुन्नी के अवसर पर किया जाने वाला छेड़ता गीत जब गाया जाता है और छेड़ता नृत्य जब किया जाता है तो उसमें पुतरी बनाने की परंपरा होती है। पुतरी के माध्यम से वो सब कार्य किए जाते हैं। या आप देखे होंगे गौरा गौरी दीपावली के दौरान, जो गौरा गौरी विवाह होता है, जो उनका विसर्जन का कार्यक्रम होता है, उसमें पुतरा पुतरी बनाए रहते हैं। तो हमारे जीवन में विवाह के दौरान भी पुत्रा पुत्री बनाए जाते हैं। पहला हल्दी जो लगता है वो विवाह जिनका होते रहता उनको छोड़कर उन सामने में एक पुत्री बनाया जाता है या पुत्रा बनाया जाता है और उनमें पहले हल्दी लगाया जाता है। उसके बाद दूल्हा या दुल्हन के में हल्दी का कार्यक्रम होता है। तो मेरे कहने का मतलब है ये हमारे जीवन में अलग अलग समय पर देखा जाता है। अच्छा चलो भाई, तो हम बात कर रहे हैं पुत्रा पुत्री परंपरा के बारे में। तो सेम चीज़ जितना मैं डिस्कस किया उन्हीं बातों को आप बढ़िया अच्छे ढंग से आप ऐसा लिख सकते हो कि आप तीज त्यौहार, जो मैं आपको बोला, मांगलिक कार्यक्रम, कलात्मक व सुंदर पुतलियां बनाकर चित्रांकन कर उनकी पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करना। देखो ऐसे थोड़े बातों को खींचना सीखना पड़ेगा। क्या क्या खींचना पड़ेगा? पुतलियां चित्रांकन, उसकी पूजा अर्चना कर। कई बच्चे क्या लिखे? पूजा अर्चना किया जाता है। और थोड़ा लंबा खींचें आप, अपने भाषा प्रवाह में मजबूती लाएं, भाषा प्रवाह में सुधार करें, सुख समृद्धि की कामना करना, यह क्या कहलाता है? और इस प्रकार पुतली परंपरा है। मतलब सीधी बात प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़िया जीवन शैली में पुत्रा पुत्री का महत्व क्या है? सबसे अच्छा बात यहाँ है, जब आप पुत्रा पुत्री बनाते हैं, कब बनाते हैं? उनको आप चैत्र में लंगुरवा बना देना, अक्षय तृतीया में पुत्रा पुत्री बनाना, विवाह में मंगरोहन पूजा करना, ये सब क्या है? दिवाली के समय पर, हमारे यहाँ कार्तिक में दीपावली के समय गौरा गौरी बनाना। आप अलग से लिख सकते हो कि हमारे जीवन में परंपरा क्या है, कब कब उस परंपरा को देखा जाता है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, पोला पर्व से आप क्या समझते हो? और मैंने पूरे कॉपी में ये चीज़ देखा, आप लोगों ने लिखा है और लगभग लिखा है, सिर्फ लिखा ही है। लिखा और अच्छा लिखने में बहुत फर्क हो जाता है। भाई आपको बोला गया है पोला पर्व के बारे में, तो पोला पर्व में आप ऐसा, अगर मैं लिख रहा हूँ भाई ये लो भाई मेरा पोला पर्व है, तो थोड़ा सा हम पोला पर्व के बारे में हम बात करेंगे। पोला पर्व अगर हम बता रहे हैं तो सबसे पहले किस तिथि का इसका आयोजन किया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप बिल्कुल बताओ भाई कब मनाया जाता है? सावन में मनाया जाता है कि आषाढ़ में मनाया जाता है? आषाढ़ में कब मनाया जाता है? आषाढ़ में द्वितीया में मनाया जाता है, तृतीया में मनाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको इस बात को पता होना चाहिए कि अमावस्या है कि पूर्णिमा है, आषाढ़ है कि सावन है, नंबर एक बात। दूसरा इसमें पता चलना चाहिए, आप अलग से इनका बंटवारा करो, इसका आयोजन, ये लो भाई आयोजन के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं इसके आयोजन के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको जानना है इसका आयोजन मुख्यतः ग्रामीण अंचल में कृषक परिवारों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अनुष्ठान क्या है इसमें? भाई कुछ तो अनुष्ठान होता होगा। पोला होता है, पोला में कुछ मीठे पकवान बनाकर उसको फोड़ने की परंपरा है, बैलों की पूजा किया जाता है। तो अनुष्ठान क्या होता है? अगला अगर मैं बात करता हूँ कि इसके पीछे मान्यता, कोई भी त्यौहार है तो कोई भी त्यौहार के पीछे मान्यता होना चाहिए। हो सकता है कल आपको हरेली पूछ दिया जाए, हरेली के मानने के पीछे मान्यता क्या है? पोला को मानने के पीछे मान्यता क्या है? भाई पोला को मानने के पीछे मान्यता ये है कि इस दिन ऐसा माना जाता है कि अन्नपूर्णा माता गर्भ धारण करती है, इसलिए पोला पर्व मनाया जाता है। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हो और वह है हमारा मनोरंजन के लिए। ये लो भाई मनोरंजन, भाई ये मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है ना। यहाँ पर मनोरंजन के लिए बैल दौड़ आयोजित किया जाता है। इन सब बातों को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। और अगर मैं मॉडल, तो तोड़ना मेन काम है, मैं बता यही रहा था। ये देखो भाई आयोजन, एक पॉइंट और है, प्रमुख पकवान क्या बनता है इसमें?
अलग अलग बंटवारा करें आप। अनुष्ठान क्या होता है, मान्यता क्या होता है, मान्यता को यहाँ कहानी लिख दिया, अर्थात धान और पौधे में दूध भरता है अतः यह पर्व मनाया जाता है। मनोरंजन में इस दिन बैल दौड़ का आयोजन होता है। यही मेन है, मेंस राइटिंग का मीनिंग यही है कि आप कितना अच्छा पॉइंट इसमें बना सकते हैं। चलो भाई, हमसे एक प्रश्न पूछा गया कि पुरखौती मुक्तांगन के महत्व की व्याख्या कीजिए। आपने सुना होगा पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर में स्थित एक अगर स्थल के बारे में बात कर रहे हैं जहां जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शनी किया गया है, और अगर हम बात करें लोगों के मनोरंजन का जगह है, गार्डनिंग बढ़िया अच्छा है, तो पर्यावरण संरक्षण संवर्धन है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के समझने में बहुत आसान हो रहा है, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को समझने का बहुत बेहतरीन स्थल बनता है। तो बस पुरखौती मुक्तांगन, अच्छा क्या बोला गया इसमें, महत्व। तो जब आप लिखें तो मैं आपको बता दूं, आपका हेडिंग होना भी चाहिए महत्व जैसा, आपका हेडिंग होना भी चाहिए महत्व के जैसा। ये लो भाई महत्व, अब महत्व में उसका महत्व, अब आप बच्चे पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर में, ये आप लाइन लिख कर ही आप बता दिए कि प्रश्न को आप सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं। तो याद रखना है, आपको ये बताना है कि पुरखौती मुक्तांगन कहाँ पर है आपका, ये बताना नहीं है, पूछा नहीं गया है। अगर ये तभी बताते पुरखौती मुक्तांगन के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, तो भाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं आदिवासी संस्कृति का संरक्षण है, आदिवासी संस्कृति, ये लो भाई आदिवासी संस्कृति का संरक्षण नंबर 1 बात। दूसरे मुद्दे पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर शिल्पकला का केंद्र है, शिल्पकला का केंद्र है भाई। जनजातीय संस्कृति द्वारा जो विविध प्रकार के शिल्पकारी किए जाते हैं उस शिल्पकला को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो शिल्पकला का केंद्र बिंदु बनता है। तीसरे में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक मुद्दा है जिसका नाम है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। ये लो भाई संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर पर्यावरण को संरक्षण संवर्धन, क्योंकि भाई गार्डनिंग किया जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से गार्डनिंग है, बहुत सारे पेड़ों को सुरक्षित रखा गया है। अगर हम बात करेंगे एक और अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो ये भाई मनोरंजन का साधन है, ये जगह मनोरंजन का साधन है। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लेना, राष्ट्रीय छवि है इसमें हमारी राष्ट्रीय छवि देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ सरकार की। पहले तो आप शायद तक जानते होंगे पुरखौती मुक्तांगन के उद्घाटन समारोह में हमारे राष्ट्रपति तत्कालिक समय के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी आए हुए थे। तो भाई इनको एक राष्ट्रीय महत्व मिलता है, राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस जगह का महत्व क्या कुछ है। तो ऐसे ये है महत्व, पढ़ने से भी लगेगा कि आप बता रहे हो, बनाने से क्या कुछ इम्पोर्टेंस बनता है। आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, शिल्पकला का केंद्र बनता है, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन है, बच्चों के लिए मनोरंजन का एक स्थल बन जाता है, राष्ट्रीय छवि बनती है, और एक पॉइंट और है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है। एक पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी इनके बीच जोड़ पाते हैं। हो क्या रहा है जी, आज हम जा रहे हैं पुरखौती मुक्तांगन में, तो हमको देखने को मिलता है कि आज से 50 साल पहले जनजातीय लोग किस सामानों का प्रयोग किया करते थे, कौन सा उनके जीवन में महत्व हुआ करता था, उनका घर कैसे होता था, रहन सहन कैसे होता था, तो पीढ़ियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये पढ़ने से लगेगा। आप लोगों के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या है, प्रश्न है, कंटेंट जानते हो, लेकिन उसको जो स्टाइल में पूछा, विशेषता पूछोगे तो विशेषता से कोई मतलब नहीं आपको, महत्व पूछोगे महत्व से क्वेश्चन है, बस पुरखौती मुक्तांगन बताना है मतलब बताना है। तो ध्यान रखें कि आप जिस वे में पूछा जा रहा है उसी वे में आप आंसर लिखेंगे। अगर आप ये सीख जाते हैं तो 3000 लोग मेंस राइटिंग करते हैं, मैं बता दूं आप 300 लोगों के कैटेगरी में आ जाओगे और 2700 लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सबको बस यही है लिखना है। मेंस राइटिंग उचित तरीके से किसी ने ही क्लास नहीं किया है, ना ही सीखने का प्रयास किया है, बस हमको पता है हम लिख लेंगे। तो जो कॉलेज वाले स्टाइल में हम लिखते थे उस पैटर्न में यहाँ पर नहीं लिखना होता है। क्लियर है? तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखें। मॉडल आंसर अगर देखना चाहें तो मैं मॉडल आंसर भी दिखाता हूँ, सेम वही चीज़ है जो मैं बताया हूँ। देखो नीट एंड क्लीन, चेक करने वाला क्या देखेगा, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, शिल्पकला संबंधी जागरूकता, पीढ़ियों के मध्य सामंजस्य,
मनोरंजन का साधन, पर्यावरण का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ। क्लियर है भाई? चलो, अगर ऐसा है तो हमसे एक प्रश्न और पूछा गया था। अगर हम एक और प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रश्न हमारा ये था कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित रूपंकर कला पर प्रकाश डालिए। ये 8 नंबर का प्रश्न है और 8 नंबर के प्रश्न में पूछा गया रूपंकर कला, इसी को कहा गया विजुअल आर्ट्स, रूपंकर कला के बारे में। तो भाई बहुत बच्चे थोड़े परेशान हुए कि सर ये रूपंकर कला क्या है। अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा गहराई में पढ़ें। सीधी सी बात है, किसी का चित्रण करके या रेखाओं का प्रयोग करके किसी का आकृति बनाना रूपंकर कला कहलाता है। सीधी सी बात है, जो आप कलाकृति जानते हो, कोई डिजाइन बनाना होता है, तो कोई शिल्पकारी करना होता है, रूप बनाना होता है। कोई अगर मैं बोलता हूँ ये पेन का हुबहू अगर कोई चीज़ बना दिया गया, किसी का रूप बना दिया गया, वो रूपंकर है। अब चाहे आप फूल का रूप बनाएं, भगवान का रूप बनाएं, बर्तन का रूप बनाएं, कंघी का रूप बनाएं, ये सब के सब हमारे रूपंकर कला के अंतर्गत आते हैं। और अगर मैं ऐसा लिखा हुआ हूँ तो इस बात को समझे, मैं बोला हूँ रूपंकर कला के बारे में प्रकाश डालिए, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलो भाई, अगर ऐसा है तो देखते हैं रूपंकर कला में क्या क्या बनाते हैं, कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या बनाते हैं। बिल्कुल भाई, आप लोग भित्ति चित्र जानते होंगे, दीवालों पर चित्रकारी करना। अगर हम बात करेंगे भित्ति चित्र के साथ साथ, तो आप ये भी जानते होंगे चित्रकला के बारे में, है ना। हमारे यहाँ चित्रकारी दीवालों पर भी होता है, जिसको भित्ति चित्रकारी बोलता है। हमारे यहाँ जो चित्रकारी होता है वो ज़मीन पर भी होता है। तो पहले तो अलग अलग आप कर लो। नंबर 1, इसी में अगर हम बात करेंगे, एक हो जाएगा हमारा चित्रकला बनाना। ये लो भाई, चित्रकला बनाना। तो आप पूरा चित्रकला में आप बता सकते हो भाई क्या क्या बनाते हैं। हम लोग अगर बात करें चित्रकला में, गुरुगरी चौका हमारा है ना, गुरुगरी चौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या हम बात करेंगे तो सीता चौका भी बनाया जाता है, तो आप इसको समझा देते हैं छत्तीसगढ़ के रूपंकर। वैसे 8 नंबर के प्रश्न में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। पहले तो आपको समझाना है रूपंकर कला के बारे में, कि रूपंकर कला क्या होता है। भाई किसी की आकृति बनाना, किसी का चित्रण करना, रेखाओं के माध्यम से बनाना, ये रूपंकर कला के अंतर्गत आता है। चित्रकला होता है। अगला आप इसी में लिख सकते हो, भित्ति चित्रकारी के बारे में भी लिख सकते हो। भित्ति चित्रकला, छत्तीसगढ़ में दीवालों में भी बहुत सारी चित्रकारी की जाती है। सौनाही चित्रकारी है, आठे कन्हैया बनाने का चित्रकारी होता है, नोहडोरा होता है। तो इस प्रकार की चित्रकारी के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ भी भाई चित्रकला, रूपंकर कला में घड़वा कला भी तो बहुत फेमस है। या घड़वा ना लिखकर इसी को आप धातु कला भी लिख सकते हो। धातु कला में आप इसके अंतर्गत समझा देना भाई, घड़वा कला भी हमारे यहाँ फेमस है। आपने सुना होगा ढोकरा कला बहुत फेमस है, ढोकरा कला फेमस है। आपने सुना होगा लौह शिल्प कला भी फेमस है। भाई हमारे यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक और कला है जिसके बारे में आप जानते हैं, गोदना। भाई उसमें भी तो, गोदना में भी शरीर में चित्रकारी किया जाता है, पशुओं का चित्रण किया जाता है, किसी और बात का चित्रण किया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, गोदना। गोदने के साथ साथ हम बात करते हैं कंघी कला भी फेमस है हमारे यहाँ, कंघी शिल्प कला भी फेमस होता है। आपने सुना होगा बांस कला भी है, ये लो भाई बांस कला है, बांस कला। या आप जानते होंगे काष्ठ शिल्प कला भी होता है। सीधी सी बात, आप किसी भी चीज़ का रूप बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो अलग मैटर है, लोहे में बना रहे हो, लकड़ी में बना रहे हो, कंघी में बना रहे हो, दीवार में बना रहे हो, ज़मीन में बना रहे हो, आप समझ में आ रहा है। इन सब को कहा जाता है रूपंकर कला। तो जब रूपंकर कला की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार आपको याद रखना है। सेम पैटर्न में मैं आपको मॉडल आंसर दिखाता हूं, और जो घड़वा ढोकरा ये सब बोला हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप प्री में इन सब चीज़ को तैयार किए होंगे। तो ये है हमारा रूपंकर कला में चित्रकला, भित्ति चित्र, तीर धनुष कला, कंघी कला, आप देख पा रहे होंगे मिट्टी एवं काष्ठ शिल्प कला, गोदना, ये सब चीज़ों को धातु कला। तो इस प्रकार हमें अपना उत्तर लिखना होता है कि किस प्रकार हम इन चीज़ों को लिखें, रूपंकर कला क्या है। और सबसे अच्छी बात देखो, इस पूरे मेंस आंसर राइटिंग का
बेहतरीन चीज़ ये है, अगर आपके पास समय रहे और वक्त मिले तो आप ऐसा ज़रूर करें। जो कुछ फेमस चित्रकार हैं चित्रकला के क्षेत्र में, मिट्टी कला के क्षेत्र में, घड़वा कला के क्षेत्र में, लौह शिल्प कला के क्षेत्र में, उन लोगों को यहाँ पर मेंशन अगर कर दिए तो ये कह सकते हैं सोने पर सुहागा है। आपके जो थोड़े बहुत वो सोच रहा होगा मार्क्स काट दें, वो आधा नंबर 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है 8 नंबर के प्रश्न में, और यही चीज़ आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूँगा यूज़फुल आपके लिए हो रहा होगा। और एक प्रश्न हमसे और पूछा गया था, वो प्रश्न ये था, राजा चक्रधर सिंह कौन थे? चक्रधर समारोह का विस्तृत वर्णन दीजिए। पहली बात पे ध्यान रखें, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसमें 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से हैं। पहला, अगर हमारा हिस्सा है राजा चक्रधर सिंह, तो पहले तो भाई आप राजा चक्रधर सिंह अलग से दिखना चाहिए, क्या आप इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और दूसरा हमारा चर्चा का विषय होना चाहिए हमारा चक्रधर समारोह। ये 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को हमको अलग से एक्सप्लेन करना सीखना है। और अगर हम ऐसा चीज़ों को सीख रहे हैं तो इस बात को समझे राजा चक्रधर सिंह। पहली बात तो ये समझे राजा चक्रधर सिंह कौन थे। ये रायगढ़ रियासत के एक राजा थे जो 1924 में सिंहासन पर सत्तारूढ़ किए गए थे, जिन्हें नन्हे महाराज के नाम से जाना जाता है, जाना जाता था या जाना जाता है, दोनों लिख सकते हो। और बिल्कुल उनके बारे में कुछ खास बात को बताओ, क्योंकि राजा की बात है कि भाई एक जो राजा थे वो कथक नृत्य कला में और साथ ही साथ तबला वादक कला में निपुण थे। तो कला संस्कृति के लिए बहुत जाने माने थे, और उसके साथ साथ वह एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, जिन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण ताल तोय निधि, राग रत्न मंजूषा जैसे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आया होगा। 1924 में सत्ता में बैठे थे, सत्तारूढ़ किए गए थे। साथ ही साथ आपको ये बात समझाना है कि वो कथक नृत्य कला में एक निपुण थे। कला संस्कृति को सहेजने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ताल तोय निधि जैसी इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं। ये राजा चक्रधर सिंह के बारे में हो गया। अगला है समारोह। जब भी कोई समारोह, कोई फेस्टिवल, जब भी कोई मेले मड़ई के आयोजन के बारे में बात किया जाए, अब भी मैंने बोला जैसे त्यौहार के बारे में आप लिखे हो वैसे ही इनके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि ये जो समारोह के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो पहले लिख लो भाई इसका आयोजन कब किया जाता है ना, आयोजन कब किया जाता है। आयोजन का कारण अगर आप लिखना है तो आप कारण लिख लो भाई, इस राजा के स्मृति में किया जाता है, उनकी याद में इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम कारण के बाद अगर हम बात करें तो बिल्कुल भाई इस आयोजन का आप संस्करण भी बात कर सकते हो कि अभी अभी जो हाल फिलहाल में आज 2024 चल रहा है तो 2023 का जो आयोजन था वो 38वें क्रम का था। आप ये भी लिख सकते हो आयोजन का प्रारंभ कब से हुआ है, ये बात भी लिख सकते हो। और आप इसके बाद आप लिखना चाहे तो विशेष आकर्षण भी आप लिख सकते हो कि भाई इसमें विशेष आकर्षण क्या होता है। कुछ बातों को आप यहाँ पर की पॉइंट बनाकर 1 2 3 4 ऐसे की पॉइंट के आधार पर लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा पढ़ने का एक तरीका रहेगा कि राजा चक्रधर सिंह से संबंधित और राजा चक्रधर समारोह से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना, ये हमारा चर्चा का विषय रहेगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। नीट एंड क्लीन प्रश्न के 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से हमको अलग से दिखने चाहिए। मॉडल आंसर आप सबके पास पहुंच जाता है, आप देखे होंगे। देखो सेम चीज़, राजा चक्रधर नन्हे महाराज सिंहासन रूढ़ हुए कब, 1924 में। तबला कथक नृत्य में निपुण थे और इनके ताल तोय निधि, राग रत्न मंजूषा अलग से दिख रहा होगा। चक्रधर समारोह आयोजन है जन्म दिवस पर गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक। प्रारंभ कब हुआ, प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। संगीत नृत्य गीत आदि कार्यक्रम होते हैं और इनके महत्व के बारे में बात करेंगे, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है भाई? तो ये सब बात आपको समझ में आया होगा। चलो भाई, आपसे अंतिम में 15 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए थे ऑप्शन देकर, उसमें ये बात बोला गया
कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीतों का उल्लेख कीजिए और किसी एक के बारे में विस्तार से लिखिए। फिर से इस प्रश्न के दो हिस्से हैं, दो हिस्से में ये प्रश्न बहुत आसान था। आपको प्रमुख गीतों का उल्लेख करना था, उनको मेंशन करना था। अच्छा, गीतों का उल्लेख करने के एक बच्चा ऐसा हुआ जो जितने भी गीत हैं वो गीत का नाम लिख दिया। एक बच्चा ऐसा हुआ जो गीतों का बढ़िया क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन मतलब जब छत्तीसगढ़ के गीतों का क्लासिफिकेशन हम करते हैं जी, तो हमारे यहाँ अच्छा 15 नंबर का क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलूँगा कुछ 1-2 लाइन उनके बारे में भूमिका बांधने का प्रयास जरूर करें कि भाई वो चीज़ है क्या एक्चुअल में। उन चीज़ को थोड़ा सा आप पढ़ते हुए ही आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं गीतों का उल्लेख करने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप भाई छत्तीसगढ़ में एक विशेष सांस्कृतिक धरोहर वाला स्तर है जहाँ पर विशेष अवसरों पर गीतों का अलग महत्व रहा है, जो हमारे पीढ़ियों से हमको परिचित कराता है, आने वाले भविष्य से हमको परिचित कराता है, सामाजिक समस्याओं से, संस्कारों से परिचित कराता है। ऐसे भाषा प्रवाह आपको अपने अंतर रखने जरूरी हैं, ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करें गीतों का नामोल्लेख कीजिएगा, तो आप बंटवारा कर लो भाई, बढ़िया। आप क्या कर लो, अलग बंटवारा में क्या कर लोगे, आप संस्कार गीत का बंटवारा कर दो। हमारे यहाँ अलग अलग संस्कार पर, जन्म संस्कार पर, विवाह संस्कार पर, मृत्यु संस्कार पर अलग अलग गीत होते हैं। अच्छा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति में अगर बोला जा रहा है तो आप बिल्कुल भाई जनजातियों भी से संबंधित गीतों का भी आप वहाँ पे वर्णन कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें, ऐसी बहुत सारे गीत हैं जो किसी जाति विशेष के द्वारा गाया जाता है। आप यहाँ पर जाति गीत के बारे में वर्णन कर लिए। यहाँ पर ऐसा कोई गीत है जो पर्टिकुलर किसी पर्व के दौरान गाया जाता है, तो आप पर्व गीत के बारे में बात करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो श्रृंगार गीत के रूप में जाना जाता है, ददरिया गीत के इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे आप बंटवारा करके चीज़ों को लिख सकते हो जैसे मॉडल आंसर में दिख रहा है। सही है, ये है सबसे सटीक तरीका। संस्कार गीत जन्म का अलग, विवाह का अलग। पर्व गीत में भोजली, सुवा, छेड़ता, तारा, डंडा, फाग, गौरागरी। ऋतु गीत में भी हम बात कर लिए जो पर्टिकुलर किसी ऋतु में गाया जाता है, ददरिया, सौनाही, चतपरत। अन्य गीत है जाति गीत, हम बात कर लिए दो भाई, बांस गीत राउत जाति द्वारा, देवार गीत देवार जाति द्वारा, बीरम गीत देवार जाति के द्वारा। तो ये है प्रॉपर एक फॉर्मेट। और क्या बोला गया, अगला प्रश्न हमारा क्या था, इसमें बोला गया किसी एक के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपको अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है किसी एक गीत के बारे में। जैसे मॉडल आंसर में हमने ट्राई किया ददरिया गीत के बारे में लिखने के लिए। आपको जो गीत उचित लगे भाई, आपको तेल माटी गीत आता है आप उसके बारे में लिखें, लेकिन कोशिश कीजिए जिनका महत्व ज़्यादा है, जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है उसको आप लिखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ददरिया हमारे यहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो भाई इनके बारे में लिखें कि यह एक प्रेम गीत है। प्रेम गीत और श्रृंगार पर्व गीत में गाया जाता है। यह सवाल जवाब की शैली में गाया जाता है। युवक व युवतियाँ साथ में मिलकर या अलग अलग दोनों रूप में इस गीत को गाते हैं। आप ये सब मैं उम्मीद करता हूँ प्री पढ़ते हुए सब कंटेंट पढ़े होंगे। अभी हम फॉर्मेट में चर्चा कर रहे हैं, लिखने के पैटर्न में चर्चा कर रहे हैं। और फिर से वही बात, अगर आपको बोनस चाहिए, बाकी लोगों से 1 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, आप किसी भी एक गीत का बोल जरूर लिखें। ये लो भाई ददरिया गीत, काया के पेड़ माँ कया नहीं है, निर्दर तोर शरीर माँ दया नहीं है। ऐसा करके थोड़ा सा अगर आप गीत लिख लिए तो ये सोने में सुहागा है। राउत जाति का दोहा जरूर याद रखें। पंथी गीत का बोल जरूर याद रखें। सुहा गीत का बोल जरूर याद रखें। ये सब आपको इंटरव्यू में भी बहुत काम आता है और यहाँ लिखने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा मेंस राइटिंग जो 15 नंबर का भी पढ़ रहे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट यही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप वो समझ पाए होंगे। पैटर्न क्या है, जैसे यहाँ पर ददरिया गीत के बारे में लिखा गया है, जैसे बोला गया है प्रश्न में क्या था हमारा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीतों का उल्लेख कीजिए। चलो आप प्रश्न लिखो और अगर आप लिख रहे हैं तो मेरे को उसका आंसर भेजिएगा आप। अगर उसमें हम बात करें, वैसे पिछले समय जो 7-8 स्टूडेंट मेरे को भेजे, मैंने उनसे चर्चा किया, आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आपका प्रयास बहुत अच्छा रहे। मैं जो उसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करवाता हूँ उस बात को बस थोड़ा सा आप सुधारते चले जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी मैं
हर स्टूडेंट को बोलूँगा कि आप लोग वीडियो लेक्चर जितने भी यूट्यूब में डले हुए मेंस राइटिंग से संबंधित वो आप अनिवार्य रूप से देखें, और ज़्यादा चाहिए तो स्पर्श पीएससी का ऐप डाउनलोड करें, मेंस का डिस्कशन कंप्लीटली वहाँ पे मिलेगा भाई। तो मैं बोला गीतों का वर्णन कीजिए, चलो भाई प्रश्न बदलता हूँ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्यों का वर्णन कीजिए और किसी एक नृत्य के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकनाट्य का वर्णन कीजिए और किसी एक लोकनाट्य में विस्तार से चर्चा कीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकला का वर्णन कीजिए, किसी एक चित्रकला के बारे में विस्तार से लिखिए। तो टेस्ट सीरीज जो होता है वो हमको बताता है प्रश्न कैसे आएगा तो कैसे लिखना है, और उसके बाद हम ये जो फॉर्मेट देते हैं इसको बस आपको फॉलो करना है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा पार्ट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसके बाद आपसे साकेत सर चर्चा करेंगे जनजाति वाले पार्ट पर। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप चंद्राकर सर के साथ में आर्ट एंड कल्चर का जो है मॉडल आंसर है वो डील कर रहे थे, है ना। आगे जो जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न बचे हुए हैं, है ना, उसकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे पहले प्रश्न आपको जो पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, उसमें क्वेश्चन दिया गया था थापटी नाच का, है ना। पैटर्न आप लोग देखे होंगे कि लगभग एकांतर वर्षों में प्रायः हर एक वर्ष में किसी न किसी एक नृत्य के बारे में आपको उसका वर्णन करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए, परिचय देने के लिए बोला जाता है ना। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आपसे हमने जो प्रश्न पूछा था वो पूछा गया था आपको क्या, थापटी नाच का परिचय दीजिए, है ना। परिचय देने बोला है मतलब उसके बारे में जो सामान्य जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है उसको आपको देना है ना। अब जानकारी देना है तो उसका सही क्रम क्या होना चाहिए, कैसे लिखना है आपको, है ना, पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, वो चीज़ मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी नृत्य के बारे में आप लिख रहे हैं तो पहले तो आपको ये बताना है भाई कि संबंधित जनजाति कौन सी है। ठीक है, पहले आपको बताना होगा क्या, संबंधित जनजाति कौन सी है। तो थापटी जो नृत्य है ना, वो किया जाता है किनके बारे में, कोरकू जनजातियों के बारे में, है ना। और अब जब आप पढ़े होंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोई एक जनजाति किसी एक नृत्य को कर रही है ना, तो उसका कोई एक विशेष अवसर होता है, कोई एक समय होता है जिसमें वो नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिख सकते थे कि यह जो नृत्य है ये इन जनजातियों के द्वारा खास तौर पे चैत्र वैशाख के माह में किया जाता है ना। चैत्र से वैशाख का जो समय रहता है उस समय पे ये नृत्य किया जाता है ना। ये हो गए समय काल की बात में। इसी में आगे आप ऐड कर सकते थे कि विशेष तौर पे यह जो पर्व है यह मेघनाथ पर्व मनाते मनाते, यह जो नृत्य है यह मेघनाथ पर्व मनाते मनाते विशेष तौर पर किया जाता है ना। अब आप बोलेंगे सर मेघनाथ पर्व हम लोग गोंड जनजाति में पढ़े थे, बिल्कुल गोंड जनजाति भी मेघनाथ पर्व मनाती है, गोंडों के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं मेघनाथ, है ना। लेकिन उसके साथ साथ आप एक फैक्ट और पढ़े होंगे कोरकू जनजाति के बारे में। एक प्रश्न पूछा गया था पहले सीजीपीएससी में कि कौन सी जनजातियों में गांव के बाहर मेघनाथ स्तंभ लगाने की परंपरा होती है। तो आंसर क्या है, कोरकू जनजाति, है ना। तो कोरकू और मेघनाथ पर्व और ये थापटी, इसको जरूर आप याद रखेंगे। ठीक, चलो ये हमने थोड़ा सा अवसर और इसके बारे में कौन सी जनजाति इसको करती है ये हमने बता दिया। आगे आपको इसमें लिखना था कि यह जो नृत्य है ये स्त्री और पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं, है ना। क्योंकि जनजातियों में कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो पुरुष प्रधान होते हैं, कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के लिए स्त्री प्रधान नृत्य होते हैं, विशेष तौर पे सिर्फ स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह जो नृत्य है कोरकू जनजाति का, इसको स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से करते हैं, है ना। अब इतनी जानकारी आपने दे दी है, स्पेस आपके पास में बचा हुआ है, तो इसमें और आप क्या लिख सकते हैं कि इनका जो वेशभूषा है ना, इनका कोई विशेष वेशभूषा है, कोई एक विशेष नाम आता है क्या वेशभूषा में, है ना। जैसे कि युवकों के हाथ में पंछा रहता है, ये आप यहाँ पे लिख सकते थे, है ना। वैसे ही महिलाओं के पास में रहका या बट्टा होता है, ये आप लिख सकते थे। ठीक है, और स्पेस आपके पास में बचा हुआ है क्योंकि नृत्य के बारे में बोला गया है। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक नृत्य को किया जा रहा है तो कोई एक वाद्य यंत्र भी होगा, है ना। इसलिए नृत्यों के साथ साथ में आप क्या पढ़ते हैं, विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र या प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। तो ऐसा वाद्य यंत्र करके डैश करके आप इसको लिख सकते थे, है ना। तो ऐसे जब आप पॉइंट वाइज इसमें लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कीवर्ड्स हैं उसको आप आंसर में यहाँ पे फ्रेम कर पाओगे। कुछ लोगों ने थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास किया है तो उनके कुछ कीवर्ड्स मिसिंग रह गए हैं। तो आगे से अब आप इसको इस फॉर्मेट में तोड़ के, है ना, जब भी कोई प्रश्न आता है तो पहले आप उसका फॉर्मेटिंग कीजिए कि क्या क्या मुझे लिखना है, मेरे पास में कौन कौन से तथ्य हैं, और उसके हिसाब से आप फ्रेम तैयार कीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। एक बार मॉडल आंसर की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि भाई हमने इस आंसर को किस प्रकार से लिख के आपको दिया हुआ है। तो ये उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ से कैसे फ्रेम करना है, किस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है चीज़ों को ताकि चेक करने वाले का नज़र सीधे वहीं पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इस लेखन के बदले में ले पाए, ये आपका प्रयास होना चाहिए, है ना। अब आपके आगे की तैयारी क्या होनी चाहिए मैं बताता हूँ, है ना। जैसे शुरू में मैंने आपको
आपको बोला था कभी प्रायः एकांत नृत्य के बारे में हर वर्ष या एकांतर वर्षों में पूछा ही जाता है प्रश्न जो है, तो यहाँ पे थापटी नाच का हमने पूछ दिया। तो और भी जितने प्रकार के नृत्य होते हैं, है ना, उसको इसी टॉपिक में आप पढ़ना शुरू कीजिए, इसी टॉपिक में आप उसको रिकॉल करना शुरू कीजिए, ताकि आगे के टेस्ट में अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आपको अभी से बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है, ये आपका प्रयास होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो जनजातीय कृषि से संबंधित था। ठीक है, और जनजातीय कृषि से संबंधित था तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पूछा है बेवार कृषि क्या है। ठीक है, हमने बेवारी कृषि नहीं पूछा है। ठीक है, बेवार और बेवारी दोनों ही नाम की कृषि पद्धतियां पाई जाती है जनजातियों में, है ना। तो कुछ लोगों ने प्रश्न को ढंग से पढ़ा नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, अगर आपको लगता है सर प्रश्न पढ़ने में मुझसे गलतियां ज़्यादा होती है, बिल्कुल आप उसको अंडरलाइन करें, चीज़ों को समझते हुए आप आंसर करें। ठीक है, कुछ लोगों ने बेवारी कृषि को लिख दिया है तो उसमें उनको एक भी मार्क्स नहीं लिखे हैं, हालांकि वो आंसर लिखा गया है, सही लिखा गया है, लेकिन प्रश्न ही वो नहीं पूछा गया है तो आंसर मान्य नहीं होगा, है ना। पूछा गया है आपको किसके बारे में, बेवार कृषि के बारे में। तो फिर से वही बात है, क्या है पूछा गया है, तो मेनली इसमें आपको कृषि पद्धति को थोड़ा सा समझाना है कि क्या और कैसे किया जाता है। लेकिन शुरुआत आप करेंगे कहाँ से, आपको बताना था कि भाई बेवार जो कृषि है वो छत्तीसगढ़ की बैगा जनजातियों द्वारा, ठीक है, कौन से जनजाति से संबंधित है, छत्तीसगढ़ की बैगा जनजातियों से संबंधित ये एक क्या है, स्थानांतरित कृषि पद्धति है। क्या है, एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। ठीक है, अब टेस्ट के बाद कुछ लोग मिलने आए थे, उनका ये कहना था कि सर इससे संबंधित हमारे पास तो और कोई फैक्ट नहीं है, हमने तो सिर्फ प्री में इतना पढ़ा है कि सर इस जनजाति का ये कृषि होता है, दूसरी जनजाति का कोई और नाम का कृषि होता है। तो अभी मेंस में आपको थोड़ा सा जो है अपना डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सिर्फ एक या दो शब्द के फैक्ट के बेस पे आप इसका आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। फिर होता क्या है कि आप ये लिखे, उसके बाद नीचे सिर्फ लाइन फिल करने के लिए कुछ लिख रहे हैं जो कि आपके आंसर के रिक्वायरमेंट को पूरा करता नहीं है, तो मार्क्स आपको मिलते हैं नहीं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ और क्या ऐड करना था इसमें। ये जो बैगा जनजाति का जो बेवार कृषि है ना, ये अबुझमाड़िया जनजाति के पेद्दा कृषि के समान ही किया जाता है इसको, है ना। पेद्दा दिप्पा कृषि ये सब आप डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो अबुझमाड़िया जनजाति में जो पेद्दा कृषि पाया जाता है उसी प्रकार से ही इस कृषि को भी किया जाता है, जिसका नाम है क्या, बेवार कृषि, है ना। तो जितनी भी स्थानांतरित कृषि आप पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित लगभग कुछ कॉमन लाइन है जो आप जरूर यूज कर सकते हो। वो क्या है कि जंगल का क्षेत्र होता है, वहाँ पे इन लोग जो है कृषि स्थल का क्या करते हैं, चुनाव कर लेते हैं किसी एक वर्ष के लिए। वहाँ के जो झाड़ियाँ रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं छोटे छोटे, उसको काट के वहीं पे क्या करते हैं, जला देते हैं, बिखरा देते हैं, और उसी में बारिश होने के बाद में बीज का छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको लिखना था, ऐसा आप फ्रेम कर सकते हो। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप डेफिनेटली पढ़े होंगे, बैगा जनजाति से संबंधित एक तथ्य है कि बैगा जनजाति में जो है हल को छूना पाप माना जाता है ना। हल को छूना पाप माना जाता है, ये आपने जरूर पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसको आप जोड़ के लिख सकते थे कि भाई बैगा जनजाति का जो बेवार कृषि है इसमें हल या जो और वृहद नुकीले कृषि उपकरण होते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। अब आप सोचिए, जुताई अगर अच्छी से होगी नहीं तो बीज मिट्टी के अंदर जाएंगे नहीं तो उपज अच्छी हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको लिखना था क्या भाई कि इस कृषि में जो हल को छूना पाप मानते हैं, इसलिए हल का उपयोग करना क्या माना जाता है, वर्जित होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप आगे जोड़ के लिख सकते थे कि इसीलिए इस कृषि पद्धति में जो उपज है उसकी संख्या क्या होती है, काफ़ी कम होती है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप पूरा करते तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2 में से 1.5 नंबर तो मिल ही जाते, है ना। आपको बस चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखना था। ठीक है, चलो मैं आपको मॉडल आंसर दिखा देता हूं कि मॉडल आंसर में किन किन कीवर्ड्स को लेकर इसका आंसर फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बेवार कृषि जो है छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति की कृषि पद्धति है जो पेद्दा कृषि के समान ही किया जाता है ना। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि हल को छूना पाप मानने के कारण बेवार कृषि में हल व कुदाल, है ना, इसके साथ साथ में और लिख सकते हो जो भी वृहद बड़े नुकीले कृषि उपकरण होते हैं वो सबको आप डाल सकते हो। यहाँ पे 1-2 नाम और ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, वो ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। आगे बस एक पॉइंट और लिखा हुआ है, क्या है कि दाल या फलियों की बुआई के लिए नुकीली डंडियों से छेद किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर हल का प्रयोग करना वर्जित कह रहे हैं, फिर नुकीली डंडे से छेद भी किया जाता है, ऐसा आप कह रहे हो। तो कुछ नहीं है, वो एक लकड़ी के समान कोई एक उपकरण होता है जिसमें हल्का से ऐसे मिट्टी में छेद किया जाता है ताकि वहाँ पे जो बीज है, दाल वगैरह है, उसको बस वहाँ पे सेट किया जा सके, बस उतना ही होता है ना। बहुत ज़्यादा खुदाई या जुताई नहीं की जाती है उसमें। और ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इस कृषि में उपज की मात्रा क्या होती है, न्यून होती। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आंसर में लिखना था। ठीक, चलो आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई पेद्दा है, यहां पे तो आपको किसके बारे में पूछ दिया, बेवार कृषि के बारे में पूछ दिया। हो सकता है कल को आपको
पेद्दा कृषि को फेस करना पड़े। पेद्दा जो कृषि पद्धति क्या है ये पहले मेंस में पूछा जा चुका है, तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो इनमें थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस क्या होता है ना, क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे एक कृषि पद्धति होती है पेद्दा, ठीक है, कृषि पद्धति होती है क्या, पेद्दा कृषि पद्धति होती है अबुझमाड़िया जनजाति में। उन्हीं के द्वारा में किया जाता है क्या, एक दिप्पा कृषि किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, दिप्पा कृषि किया जाता है। और एक कमार जनजाति में किया जाता है दाही या दहिया, ठीक है, और एक होता है बेवार कृषि, जिसके बारे में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझिए आप। जैसे कि पेद्दा कृषि के लिए ये कृषि स्थल का चुनाव कर लिया गया है, ठीक है, और वैसे भी पेद्दा कृषि में जो कृषि स्थल होता है उसको क्या लिखेंगे, कघई, ठीक है, कघई जरूर मेंशन करेंगे जब पेद्दा कृषि पद्धति के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो अबुझमाड़िया जनजाति की कृषि पद्धति है ये। अब इसमें होता क्या है उसको समझेंगे आप। एक कृषि स्थल का चुनाव कर लिए, यहाँ पे क्या है भाई, पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे को यहीं पे काट दिया जाता है, यहीं पे वो गिर जाता है, ठीक है, काट देते हैं इसको। काटने के बाद में क्या होते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे गिर जाते हैं, आग वगैरह लगा दिए, तो आग लगने के बाद में क्या है, थोड़ा बहुत खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही हल्की फुल्की बारिश होती है उसके बाद बीजों का छिड़काव जो है कर दिया जाता है, क्योंकि जुताई वगैरह में भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। स्नातंत्रित कृषि है, आदिम कृषि पद्धति है, बहुत ज़्यादा इसका विकास नहीं हुआ है, तो उपज की मात्रा इसमें क्या होगी, कम रहेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे मैं बताता हूँ आपको दिप्पा कृषि। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरूर याद रखेंगे कि अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा में पेद्दा कृषि जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। और यही अबुझमाड़िया जनजाति जब समतली क्षेत्र में कृषि पद्धति को करती है तो इसको क्या कहा जाता है, दिप्पा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिप्पा कृषि है ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है भाई, समतल क्षेत्रों में किया जाता है। किसके द्वारा, अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा ही। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है समझिए। यहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं, इसमें क्या किए थे, काटे थे, आग लगाए थे, इसमें फैलाए नहीं थे। तो उसके कारण में क्या हुआ कि जो कृषि क्षेत्र का जो आपने चुनाव किया है उसमें जो खाद है उसका बंटवारा जो है समान रूप से नहीं हो पाया, ठीक है। हो सकता है कि काट की गिराई यहाँ पे, खाद यहाँ पे बना है, लेकिन बीज बुआई इधर हुई, ऐसा भी हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन दिप्पा कृषि पद्धति में क्या होता है कि यहाँ पे इसको काटे, ठीक है, सबसे पहले क्या किया, काटे, उसके बाद में इसमें आग लगा दिया जाता है और उसके बाद में इसको बराबर बराबर किसी क्षेत्र में फैला दिया जाता है। तो उससे क्या फायदा हुआ कि समान रूप से जितने एरिया में आपको कृषि करना है उतने एरिया में खाद का वितरण जो है ठीक ठाक हो गया, अच्छे से हो गया। तो दिप्पा कृषि पद्धति में पेद्दा की अपेक्षा में जो उपज है, जो रिजल्ट है, क्या रहेगा, थोड़ा सा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब दाही या दहिया कृषि पद्धति में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। दाही या दहिया कृषि पद्धति में किताबों के अनुसार है ना, जो पेड़ पौधे रहते हैं, कृषि स्थल का चुनाव कर लिए, उसके बाद में जो पेड़ पौधे हैं है ना, ये दूसरे जगह से काट कर यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है, दूसरे जगह से काट कर यहां पर लाया जाता है। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें पहले काटे, गिरा, वो आग लगाए, उसके बाद फैलाए। इसमें क्या है, क्योंकि वो ला रहा है दूसरी जगह से, सबसे पहले क्या करेगा, इसको फैलाएगा, सबसे पहले क्या करेगा, इसको फैलाएगा, और फैलाने के बाद में क्या लगाएगा, यहाँ पे आग लगाएगा। फिर वो किस में परिवर्तित हो गया, कुछ समय के बाद में खाद में परिवर्तित हो गया, ठीक है। खाद में परिवर्तित होने के बाद में उसको क्या किया भाई, उसके ऊपर में थोड़ा सा बारिश आने का वेट किया, बीजों का छिड़काव कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में उसको इन दोनों कृषि पद्धतियों की अपेक्षा में थोड़ा सा और बेहतर रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आगे से किसी भी कृषि पद्धति के बारे में पूछेगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप इन प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दे सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि जनजाति समाज में गोदना का महत्व समझाइए, है ना। गोदना जो है बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक होता है प्रश्न बनाने के लिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि गोदना से संबंधित मान्यताएं क्या क्या हैं, ठीक है। और मान्यताएं इतनी सारी है और उसका कॉन्सेप्ट इतना डीप है कि किसी भी एक टॉपिक को उठा के आपको पूछ सकता है, ठीक है। भविष्य के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को 15 नंबर में भी पूछा गया है, पहले 10 में भी पूछा जा सकता है, अभी पूछा गया है 2 नंबर में, ठीक है। तो 2 नंबर में आपको पूछा गया है, तो आपको कोशिश ये करना है कि भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। आपको पूछा है भाई महत्व, तो यहाँ लिख दें आप गोदना का महत्व, ठीक है। यहाँ पे लिख दें आप गोदना का महत्व। आप जो है या तो नंबर डालिए या तो बुलेट पॉइंट यूज़ कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आप यहाँ पे लिख सकते थे कि यह जो है जनजाति स्त्रियों का स्थायी और चिर संगिनी आभूषण होता है, ठीक है। स्थायी और चिर संगिनी आभूषण होता है। चिर संगिनी कहने का मतलब ये होता है कि मृत्यु के उपरांत भी उसकी आत्मा के साथ में ये जो गोदना है स्वर्ग या नरक में जाती है, ठीक है, स्वर्ग या नरक में जाती है। दूसरा इसमें आप लिख सकते थे भाई क्या, यह जो है जनजातियों की आर्थिक स्थिति को बताता है, आर्थिक स्थिति का परिचायक है। आर्थिक स्थिति का परिचायक कैसे होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है कि गोदना अगर आप बनवा रहे हो तो उसमें कुछ रिसोर्स लगेंगे, है ना। तो
गोदना गोदने वाली जनजाति एक होती है, बाकी जनजातियाँ क्या कर रही है, उससे बनवा रहे हैं। तो जिससे बनवा रहे हैं उसको उसके मेहनत के बदले कुछ तो मेहनताना देना पड़ेगा, है ना। अब ये वही दे सकता था उस समय में जिसकी आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छी है। तो ये माना जाता था भाई कि जिसके शरीर में गोदना ज़्यादा है, सीधी सी बात है, उसने ज़्यादा पैसे दिए होंगे बनाने वाले को, तो आर्थिक रूप से उनको क्या माना जाता था, समृद्ध माना जाता था। दूसरा, ठीक है, यहाँ पे इनका जातिगत भाव भी है। जातिगत भाव भी कैसे है उसको समझेंगे कि किसी एक जाति का कोई एक विशेष सिंबॉलिक गोदना हो सकता है कि नहीं, आप स्वयं सोचिए। तो अगर कोई एक व्यक्ति आपके पास में आता है, आप स्वयं सोचिए कि आप जनजातीय समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपने भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग जातियों के सिंबल जो गोदना में बनाए जाते हैं वो आपने देखे हुए हैं। आपके समीप कोई एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में, पैर में, यहाँ पे किसी विशेष प्रकार का गोदना बना हुआ है, तो आप देख के समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे कि यह कौन से समुदाय से या कौन सी उपजाति से, कौन से वर्ग से बिलोंग करता है। ठीक, तो ये महत्व आ गया यहाँ पे। और इसमें आप ऐड कर सकते थे भाई कि स्वास्थ्य का महत्व क्या होगा। ठीक है, स्वास्थ्य का महत्व क्या होगा, तो स्वास्थ्य के लिए इसको लाभदायक माना जाता है। आप देखे होंगे कि गोदना जो पहले के लोग बनाते थे, अभी के टैटू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, पहले के ज़माने में गोदना बनवाया जाता था, कुछ पॉइंट्स होते थे, उन पॉइंट्स पर बनवाया जाता था उसको, जैसे कि यहाँ पे हो गया, है ना, दोनों भाव में जो जॉइंट होता है यहाँ पे हो गया वो, ठीक है, यहाँ पे बनाया जाता था, फोरहेड पे बनवाया जाता था, हाथों में अगर देखें तो यहाँ पे बनवाया जाता था, है ना, वैसे ही एड़ी के आसपास बनवाया जाता था। तो ये सब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर वो गोदना बना रहे, मतलब कि क्या है, वहाँ पे सुई से चुभन हो रहा है, ठीक है, सुई से चुभन हो रहा है, तो पंक्चर टाइप का हो रहा है वहाँ पे, तो ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन करने के लिए उसको लाभदायक माना जाता था। वो है स्वास्थ्य का महत्व। ठीक है, आगे इसमें और एक चीज़ ऐड कर सकते थे, वो क्या है, आत्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, आत्मवाद भी जुड़ा हुआ है, इनके पुनर्जन्म का भी सिद्धांत जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ जनजातियों में ये माना जाता है भाई कि शमशान में भी आत्माओं की अलग दुनिया होती है। ठीक है, अगर कोई मृत व्यक्ति के शरीर में गोदना नहीं है, जबकि उस जनजाति में जरूरी है हर एक व्यक्ति को गोदना करवाना, तो आत्माओं का भी एक जो समाज रहता है वो अपने समाज में उसको शामिल नहीं करता है। उनका पुनर्जन्म जो है मानव की योनि में ही नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। और कुछ जनजातियों में आप जरूर पढ़े होंगे कि स्त्रियों के शरीर में अगर गोदना नहीं है तो यमराज उन्हें सब्बल से दंड देते हैं, ऐसे फैक्ट्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो सब कहाँ जाएगा, आत्मवाद व पुनर्जन्म के सिद्धांत में। और इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि ये लोग जो है सौर मंडल से अपने आप को जोड़ कर देखते हैं गोदना के माध्यम से। सौर मंडल से कैसे जोड़ के देखेंगे सर, गोदना में भिन्न भिन्न आकृतियां होती है, सूर्य की आकृति होती है, चंद्रमा की आकृति होती है, तारों की आकृति होती है। तो उन आकृतियों का गोदना करवा के वो जो महिलाएं जो पुरुष रहती है वो अपने आप को सौर मंडल से जोड़ के प्रकृति के साथ में और जोड़ कर देखते हैं, तो उसके और करीब पाते हैं उन लोग, ऐसा आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते थे भाई कि हरियाली का प्रतीक होता है। ठीक है, कैसे कि गोदना जो है प्रायः किस रंग का होता है भाई, हरा रंग का होता है। तो गोदने का जो हरा रंग होता है वो प्रकृति की हरियाली का प्रतीक होता है, ऐसा इसमें आप लिख सकते थे। और एक विशेष पॉइंट जो आपको लिख सकते थे, जो आपको इन सब से काफ़ी यूनिक लगेगा, वो ये है कि कुछ जनजातियों में, है ना, जैसे किसी एक युवती का जो विवाह हुआ है, अपने ससुराल गई है, तो युवती के शरीर में जो गोदना है उसको माता की ओर से एक स्थायी दहेज माना जाता है। क्या माना जाता है, माता की ओर से एक स्थायी दहेज माना जाता है। ये पॉइंट आपको जरूर ऐड करना था। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि भाई इस प्रकार से जो गोदना है वो जनजातीय महिलाओं में और जनजातीय जीवन में महत्व रखता है। ठीक है, कल को जब यही प्रश्न जो है आपको ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा तो इन्हीं सबको समझाते हुए आप उस स्पेस को प्रॉपर फिल कर सकते हैं, आपको बराबर अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए मॉडल आंसर को देखते हैं कि भाई उसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, किस प्रकार से लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया हुआ है उसी प्रकार से नंबरिंग करके इन सब को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे महत्व में देखिए नंबर 1, जनजातियों में गोदना स्त्रियों का स्थायी आभूषण और चिर संगनीय आभूषण है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है आत्मवाद के संबंध को बताता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि स्पेस उतना है नहीं, तो कीवर्ड्स को आपको दिखाना है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, आर्थिक स्थिति का परिचायक है, क्यों होता है मैंने अभी बताया। स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होता है, क्यों और कैसे होता है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जहाँ पे गोदना बनवाया जाता है, वो मैंने आपको बताया। कुछ जनजातियों में विवाहित कन्या के लिए माता की ओर से स्थायी दहेज समझा जाता है, तो इसको आपको अंडरलाइन करना था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर को लिखना है ताकि आपको भी बाकी अन्य जो टॉपर्स लोग हैं उनकी तरह आपको नंबर मिले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सीधे 4 नंबर वाले प्रश्नों में। 4 नंबर वाले प्रश्नों में आपको एक बड़ा आसान सवाल पूछा गया था, वो ये है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र और दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र के 4 जनजाति नृत्यों के नाम लिखिए।
ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपको क्या लग रहा है कि सर इसके हिसाब से स्पेस बहुत ज़्यादा हुआ है, डेफिनेटली ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कम दिया हुआ है। यही चीज़ 2 नंबर में भी पूछता तो भी आप ठीक ठाक स्पेस को मैनेज करके आंसर पूरा पूरा लिख सकते थे, लेकिन 4 नंबर में पूछा गया। अब मैं रेफरेंस देता हूँ आपको एक क्वेश्चन का। 1 या 2 वर्ष पहले जो है आर्ट एंड कल्चर में ही पेपर 6 पार्ट 3 में एक प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की कौन से विभूति को 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए, उसका नाम लिखिए। तो जिन लोगों ने सिर्फ नाम लिखा था तीजन बाई जी का, उनको जो है पूरा पूरा नंबर नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने, अब प्रश्न में पूछा क्या है, सिर्फ नाम पूछा है, तो नाम लिखते ही अप्रोच पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन लाइन कितने हैं, 4, शब्द कितना लिखे आप, 2 से 3, ठीक है, तो मार्क्स पूरे नहीं मिले हैं। तो उसका मतलब ये था कि नंबर उन लोगों ने पाया है उसमें 1.5 या 2 नंबर जिन्होंने नाम के साथ साथ में वर्ष भी लिखा है, और कौन से वर्ष में पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, सारा चीज़ उन्होंने मेंशन किया, तो उनको पूरा पूरा नंबर मिला है। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए। भाई प्रश्न तो ये भी छोटा है, स्पेस आपको दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस आपको ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मेट क्या बनाते हैं आप, यहाँ पे लिखते हैं भाई उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, यहाँ पे लिखते हैं आप मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, यहाँ पे लिखते हैं आप दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र। ये लो भाई, ऐसा आप कॉलम बना लिए यहाँ पे दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है। लाइन खींचते हैं तो फ्री हैंड लाइन ना खींचिए, आप स्केल का यूज़ कीजिए, ठीक है, स्केल का यूज़ कीजिए ऐसे, ठीक है। अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन है नहीं अभी इस मोड में, आप स्केल से बनाइए इसको। अब सिर्फ नाम लिख के नहीं छोड़ देना है, आप कितना नाम पूछा है, 1 2 3 4, तो नंबर डाल के उसको दिखाइए कि हाँ भाई मैं 4 पूछे हो तो 4 लिख रहा हूँ कम से कम। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है भाई, नृत्यों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे नृत्य का नाम लिखिए, चाहे तो ब्रैकेट में संबंधित जनजाति का नाम जरूर लिखें। यहाँ पे दूसरा नृत्य का नाम लिखिए, यहाँ पे जनजाति का नाम लिखिए, तीसरा नाम लिखिए, यहाँ पे जनजाति का नाम लिखिए, चौथा नाम लिखिए, जनजाति का नाम लिखिए। अब इस क्वेश्चन में आपके लिए कठिनाई थी, कुछ लोगों के लिए कठिनाई थी, वो थी कि उनको सर नृत्य तो 12-15 याद है, जनजाति भी याद है, लेकिन यहाँ पे जो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में सिर्फ स्ट्रेट नहीं बोला गया है आपको कि 12 जनजाति नृत्यों के नाम लिखे, आपको जो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पूछा गया है। तो उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र और दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां उसी ही कॉलम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियों को फ्लो में आप यहाँ पे लिख दिए हो, ठीक है। अब ऐसा है तो एक चीज़ ये हो सकता है कि भौगोलिक वितरण के आधार पे आपको कौन सी जनजाति की श्रेणी में रखी गई है नहीं पता हो, तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं टीके वैष्णव सर की किताब का जरूर आप अध्ययन कीजिए, उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल से दी हुई है, और भी बहुत प्रकार की उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, आर्थिक आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उनके विकास के आधार पर दिया हुआ है, बोलियों के आधार पर दिया हुआ है, रेशियल फीचर के आधार पर दिया हुआ है पूरा क्लासिफिकेशन। वहाँ से भी पहले प्रश्न पूछे गए हैं 2-2 नंबर के, तो आप बिल्कुल उन किताबों को पढ़िए। सिर्फ कोई फैक्चुअल किताब आपके पास में होगी जो आप प्री के लिए यूज़ करते हैं, उसको पढ़ के अगर आप सोचेंगे सर मेरा पेपर 6 पार्ट 3 कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पेपर 6 पार्ट 3 जो फैक्ट आप पढ़ते हो इसका डायमेंशन उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। कुछ और विशेष तथ्य आपको चाहिए, लिखावट चाहिए आपको, उसके लिए आपको ऐसे जो थ्योरेटिकल किताबें होती है ना वो जरूर आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलता हूं मैं, देख लेते हैं इसका मॉडल आंसर क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेट सिर्फ इसमें मेरे को बताना था। हाँ, एक फॉर्मेट और जो आप अडॉप्ट कर सकते थे वो ये था, ठीक है, कि यहाँ पे उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र लिखते, ऐसे आप रो वाले फॉर्मेट में जा सकते थे भाई, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ पे नंबर 4 डाल दीजिए, फिर एक लाइन छोड़िए क्योंकि स्पेस काफ़ी है, यहाँ पे आप लिखिए मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, और उसके बाद में फिर नंबरिंग करके आप उसको लिखना शुरू करें। तो फॉर्मेट अपने हिसाब से आप अच्छा बना सकते हो, लेकिन बेस्ट जो होता है ना वो जो कॉलम वाइज फॉर्मेट होता है वो होता है, क्योंकि इसमें एक ही बार में जो है आप चीज़ों को देख सकते हो कि किसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसलिए हमने भी मॉडल आंसर उसी फॉर्मेट में लिखवाया हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र, प्रॉपर यहाँ पे जो है कैटेगरी बनाया गया है। जनजाति का नाम लिखा हुआ है तो नृत्य का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, जैसे दमनच नृत्य है या इसी को डोमकच नृत्य भी कहा जाता है, पहाड़ी कोरवा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको कोशिश करना है भाई कि 12 नाम आपको लिखना है, तो जो इंपॉर्टेंट नृत्यों के नाम है वो जरूर मेंशन रहे आपके आंसर में, है ना। हो सकता है कि किसी को भाई 12 नाम लिखे लेकिन मार्क्स पूरा नहीं लिखे हुए हैं, तो बायसन हॉर्न नृत्य नहीं लिखा हुआ है, दमनच नृत्य वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, भड़म नृत्य नहीं लिखा हुआ है, अटारी नृत्य नहीं लिखा हुआ है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट नृत्य है ना वो डेफिनेटली आपके आंसर में होना चाहिए। भाई एक नृत्य तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता, थाप्टी नृत्य हमने खुद दे रखा हुआ था, कोड़कू जनजाति है उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र में आती है, वो एक तो यहीं पे मिल गया आपको, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से फॉर्मेट को आप अडॉप्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे फॉर्मेट में और अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न जो पूछा गया था काफ़ी लोगों के लिए नया था। नया इसलिए था, जो मैंने आपको बोला कि अभी प्री में जो फैक्चुअल किताबें आप पढ़ते हो आप सोचेंगे कि उसी में से ही कवर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप हमेशा जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको एनालाइज कीजिए और उसके आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया कीजिए। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा सर गोत्र के आधार पर भी पूछा हुआ है, अधिमान्य विवाह का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, परिवार के बारे में भी पूछा गया है, नातेदारी के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो सब के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे पास ये किताब नहीं है। बिल्कुल मैं आपको किताब बताता हूं। आप जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब पढ़िए। ठीक है, आप जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी, क्या नाम है किताब का, वृहद संदर्भ, ये किताब पढ़िए। सारी चीजें ए टू जेड दी हुई है, जनजातियों से संबंधित समस्याएं दी हुई, प्रवसन दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, जो भी आप पढ़ते हो, पर संस्कृतिकरण वगैरह हो गया, सारा चीज़ दिया हुआ है। बस आपको पढ़ने का जरूरत, उसके की पॉइंट्स को याद रखने का जरूरत है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ऐसी किताबों को आप पढ़िए और आपके पास जो फैक्ट्स हैं उसको याद रखिए। किताब में किस भाषा शैली में उसको लिखा गया है वहाँ से प्रवाह प्राप्त कीजिए और अपना आंसर फ्रेम कीजिए। ऐसा आप कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखो जनजाति परिवारों के जो है ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो नहीं पूछा गया है। आपको पूछा क्या गया है, सदस्यों की संख्या के आधार पर बताइए। किसके आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर बताइए। ये आपको वही प्रश्न पूछा गया है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको आप स्वयं से भी रिलेट कर सकते हो। ये आप सामान्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ भाई आप एक गैर जनजाति समुदाय वर्ग से बिलोंग करते होगे, मैं भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी इसी व्यवस्था में हूँ, आप भी इसी व्यवस्था में हो। कैसे हो इसी व्यवस्था में, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं भाई कि सदस्यों की संख्या के आधार पर जनजाति परिवार के प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये आपको पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्पेस क्या है, ठीक ठाक दिया हुआ है आपको। तो डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं कर देना है आपको। आप पहले बताइए कि भाई सदस्यों की संख्या के आधार पर इस नाम के जो परिवार हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या के आधार पर ऐसा लिख सकते थे आप, सदस्यों की संख्या के आधार पर, ठीक है, 3 प्रकार के जनजाति परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से एक क्या होता है भाई, आपका मूल या केंद्रीय परिवार होता है। ठीक है, मूल या केंद्रीय परिवार होता है, ये लिख लेते हैं आप। अब थोड़ा सा समझाना भी है आपको। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली होता है, जो आज के जनरेशन में हम लोग बोलते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली। कहने का मतलब क्या, पति पत्नी और उसके बच्चे, बस। कौन कौन, पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब दंपत्ति और सिर्फ उनके बच्चे, और कोई नहीं रहेगा फैमिली में, और कोई जनरेशन नहीं रहेगा उनके आसपास वाले। ठीक है, तो वो क्या हो गया भाई, मूल या केंद्रीय परिवार, जिसमें पति या पत्नी के साथ में उनके बच्चे रहते हैं। शॉर्ट में याद रख सकते हैं आप क्या, न्यूक्लियर फैमिली, जो आजकल के जनरेशन में लैंग्वेज यूज किया जाता है। दूसरा वो जो पाया जाता है वो होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, दूसरा पाया जाता है वो क्या है, संयुक्त परिवार है। कहने का मतलब क्या है भाई, एक जॉइंट फैमिली है। ठीक है, क्या है, एक जॉइंट फैमिली है ये। ठीक है, जॉइंट फैमिली है। इसमें क्या होता है कि एक दंपत्ति के सभी पुत्र और पुत्रियों का परिवार भी इनके साथ साथ में होता है। तो ये क्या हो गया भाई, जॉइंट फैमिली हो गया। जैसे कि दादाजी हैं, दादा और दादी, फिर उनके बच्चे, आपके पिताजी, बड़े पिताजी, चाचा जी हो गए, उनकी पत्नियां हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। तो वो क्या है भाई, जॉइंट फैमिली है। और तीसरा पाया जाता है वो क्या होता है, विस्तृत परिवार। क्या होता है, एक विस्तृत परिवार। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, आपका एक्सटेंडेड फैमिली हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली हो गया। अब यहाँ पे लिखा विस्तृत, विस्तृत में एक शब्द छुपा हुआ है, वो क्या है, विस्तार। विस्तार कहने का मतलब क्या हो गया, फैलाव। तो देखो ये जो विस्तृत परिवार है ना, ये संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। क्या है, एक संयुक्त परिवार का ही रूप है। डिफरेंस क्या है दोनों में समझिएगा। यहाँ पे मैंने बोला भाई कि सारे जनरेशन के लोग मिलकर कहाँ रह रहे हैं, एक ही जगह एक घर में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विस्तृत परिवार है तो विस्तार हो गया है। कैसे विस्तार हो गया, यहाँ पे मैंने बोला भाई आपके दादा दादी, आपके पिताजी, चाचा, बड़े पिताजी, ये सब कहाँ रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं एक घर में। अब दूसरे कंडीशन को इमेजिन कीजिए आप, समय के साथ हुआ क्या कि लोग अपना घर छोड़ के काम की तलाश में दूसरी जगह पे रहने और बसने लग गए। तो अब आप सोचिए कि पहले एक गांव में जहां पे पूरा एक जॉइंट फैमिली रह रहा था, हम मान के चलते हैं कि भाई वो रायपुर जिले के रहे होंगे। अब हो सकता है कि उनका किसी एक बेटे का नौकरी जो है बिलासपुर में लग गया,
ठीक है, SCCL में लग गया, उधर चले गए वो। किन्हीं का जो नौकरी है बाल्को में लग गया तो वो कोरबा में अपना घर बसा लिए। किन्हीं का जो नौकरी है चिरमिरी में लग गया, वहाँ पे कोल माइंस में लग गया तो वो लोग वहाँ चले गए। तो अभी भी वो लोग जॉइंट फैमिली में हैं उन लोग, ठीक है, अभी भी उन लोग जॉइंट फैमिली में है, बंटवारा नहीं हुआ है उनका। लेकिन अभी उन लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्थान पर अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ में रहने लग गए हैं। तो जॉइंट रहते रहते ही वो परिवार क्या हो गया, विस्तृत हो गया। एक जगह जहाँ पे केंद्रीकरण था वहाँ से विस्तार हो गया पूरे परिवार का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विस्तृत परिवार कहा जाता है। इन तीनों को लिखकर आपको थोड़ा थोड़ा समझाना था और कुछ नहीं था प्रश्न में, ठीक है। तो जब आप प्रश्न को नहीं जानते रहे होंगे कि सर ये हमारे लिए नया है, तब आपको लगा होगा कि सर ये तो काफ़ी अजीब प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में, मॉडल आंसर देखने के बाद में आपको जरूर लगा होगा कि यार ये तो वही चीज़ पूछा गया था, ये उसी व्यवस्था के बारे में पूछा गया था जिस व्यवस्था में मैं भी अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे से अब आपका टास्क ये है कि अभी सदस्यों की संख्या के आधार पे पूछा गया है, पितृवंश के आधार पे भी पूछा जाता है, मातृवंश के आधार पे भी पूछा जाता है। तो जो मैंने आपको किताब बताया क्या, वृहद संदर्भ, ठीक है, वृहद संदर्भ जो मैंने आपको बताया है उसको जाइए, ओपन कीजिए और आगे जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं इस टॉपिक से उसकी आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली बेहतर परिणाम मिलेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। यहाँ पे देखिए मॉडल आंसर भी उसी तरीके से लिखा हुआ है जो मैंने बताया पूरा का पूरा आपको। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक लगता है आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है हमको वो क्या है, गोटुल युवा गृह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। युवा गृह भी बहुत एक हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है, संभावना बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ से प्रश्न आने की, ठीक है। गोटुल युवा गृह है और एक धुमकुरिया है जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ने मिलेगा। उसमें भी ये जो गोटुल युवा गृह इसको ही ज़्यादा पूछा गया है अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा किसी एक विशेष चीज़ को नहीं पूछा जाता है, हर बार फ्री रखा जाता है कि आप जिस तरीके से इसको जानते हो उस तरीके से रिप्रेजेंट करें, बस वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, है ना। जैसे कभी इसको प्रश्न बदलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा भाई कि गोटुल युवा गृह की परंपरा किस जनजाति में पाई जाती है, इसके सामाजिक और आर्थिक महत्व की चर्चा कीजिए या सामाजिक या सांस्कृतिक महत्व की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपका जो मेन बॉडी है वो बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा, कंटेंट वही रहना है हर समय, ठीक। चलो इसकी शुरुआत करते हैं कि इस प्रश्न को आपको कैसे लिखना था, ठीक है। सबसे पहले तो आपको लिखा हुआ है गोटुल युवा गृह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आप शुरुआत कर सकते थे कैसे कि जनजातियों में युवा गृह की परंपरा पाई जाती है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह है उसको गोटुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते थे। आप लिख भी सकते थे कि भाई यह जो युवा गृह की परंपरा है इनके भौगोलिक संकेंद्रण, ठीक है, जो कि दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है, ऐसा आप इसको लिख सकते थे। उसके बाद में आप फ्री हो, इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य लिखना है आपको, मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में आप जानते हो कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा उसको क्या देते जाएं, आप स्पेस देते जाएं, है ना। जैसे जब हम इसके बारे में थोड़ा सा क्या दे दिए भाई, यहाँ पे परिचय दे दिए, उसके बाद में थोड़ा सा बता देना था भाई कि युवा गृह है एक अलग व्यवस्था है, ठीक है। तो इस युवा गृह को बनाया क्यों गया है, ठीक है, इस युवा गृह को बनाया क्यों गया है इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख देते कि भाई यहाँ पे जो जनजाति युवक और युवतियाँ रहती हैं, ठीक है, कौन सा जनजाति के, मुड़िया जनजाति के, उनको सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से यह जो है गोटुल जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा का क्या है, एक स्थल है, विद्या प्राप्ति का स्थल है, ऐसे इसको आप बता सकते थे। अब उसके बाद में क्या है भाई कि कोई भी युवा गृह रहता है तो वहाँ पे सदस्यता का मानक होता है कि सदस्यता किस प्रकार से मिलेगा, युवक सदस्यों को क्या कहा जाएगा, युवती सदस्यों को क्या कहा जाएगा, वो नामकरण आप लिख सकते थे। तो जब सदस्यता की बात यहाँ पे आप लिखते तो एक बहुत ही अच्छा लाइन मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि सदस्यता आप लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा स्पेस लगेगा आपको, क्योंकि है 4 से 5 यहाँ पे कैटेगराइजेशन है। तो आप लिख सकते थे इसमें कि गोटुल युवा गृह में जो सदस्यों का जो वर्गीकरण है वो आयु सीमा के उसमें लिंग के आधार पे किया गया है। किसके आधार पे, लिंग के आधार पे किया गया है, क्योंकि इसके विपरीत जो धुमकुरिया होता है युवा गृह उसमें आयु वर्ग के आधार पे किया जाता है। तो वहां से वो विभेद क्लियर हो जाता कि भाई पढ़ने वाले को भी थोड़ा सा नया लगता कि हाँ इन्होंने नया लाइन यूज किया हुआ है, बाकी लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो लिख सकते थे कि इसमें जो है लिंग के आधार पर किया जाता है, जैसे युवकों में पाया जाता है चेलिक और सिरेदार पाया जाता है, युवतियों में बेलोसा और मोटियारीने पाई जाती है, ऐसा इसको आप लिख सकते थे बराबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे होता क्या क्या है, युवा गृह बना है तो सामाजिक सांस्कृतिक महत्व क्या क्या है, कौन से प्रकार का त्यौहार मनाते हैं जिससे संस्कृति का हस्तांतरण होता है, सामाजिक रूप से कैसे रहना है, ठीक है, सहभागिता कैसे रखना है, भाईचारा को कैसे बढ़ावा देना है, वो कैसे सिखाया जाता है, वो लिख सकते थे यहाँ पे आप। आर्थिक महत्व में लिख सकते थे भाई यहाँ पे कि जो जीवन यापन है आर्थिक रूप से, है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका भोजन। तो घोटुल जब शुरुआत होता है ना, तो इनका एक मेन काम ये रहता है कि जो जितने भी चेलिक सदस्य रहते हैं उनको आसपास के जंगल की ओर ले जाया जाता है ताकि वो लोग लकड़ी वनोपज ये सब इकट्ठा कर सके जिनसे उनका क्या हो, भोजन का प्राप्ति हो।
ये सब चीज़ सिखाया जाता है, तो ये लिख सकते थे, है ना। इसी साल के पीएससी प्रीलिम्स में कुछ नए नए त्यौहार आपको मिले होंगे, है ना, पच्चीक पंडुम है, कारे पंडुम है, ये सब हैं, तो इसको आप लिख सकते थे कि ये इसके विशेष त्यौहार होते हैं। इनके विशेष नृत्य के बारे में आप लिख सकते थे, भाई केबाल तो नृत्य किया जाता है, गेड़ी नृत्य यहाँ पे किया जाता है ना। माओ पाटा जो शिकार अभिनय नाटिका है उसका यहाँ पे मंचन किया जाता है, ऐसा आप लिख सकते थे। गीतों में लिख सकते थे, इसमें टिप्पणी करने आपको कहा गया है, गीतों में लिख सकते थे कि गोटुल युवागृह में रीलो गीत है, मांदरी गीत है, ये सब पसंदीदा इसके गीत होते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं और पदाधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि घोटुल की जितनी भी जिम्मेदारियां रहती है उसका पालन करते हैं, है ना। जैसे चालकी का पद होता है, मुसवान का पद होता है यहाँ पे, और झरिया का पद होता है, सिपाही होता है, वैद्य का पद होता है ना। ये सब को आप लिख सकते थे। इसमें लिखने को बहुत सारे ही स्पेस आपका कम पड़ जाएगा, ठीक है। बस लास्ट में एक मूल्यांकन टाइप का आपको जरूर छोड़ना था कि आधुनिकता की ओर बढ़ने के कारण में अब इस परंपरा में भी क्या हुआ है, ह्रास देखा गया है, थोड़ा सा डिप्रिसिएशन आया है, कमी आई है इस परंपरा में, क्योंकि सब आधुनिकता की चपेट में है। तो कुछ जो संस्कृति है वो या थोड़ी थोड़ी या क्या हो चेंज होते जा रहा है, या तो वो धीरे पूरा क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जो पूर्व में सरकार थे उन्होंने घोषणा किया हुआ था कि हम नारायणपुर क्षेत्र में 100 पक्के घोटुलों का निर्माण करेंगे, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस परंपरा से परिचित हो सके, इसके महत्व को समझ सके और अपनी संस्कृति को और आगे बढ़ा सके। ये चीज आप जरूर लिख सकते थे, थोड़ा सा आंसर आपका क्या हो जाता, अच्छा हो जाता, ठीक है। चलिए मॉडल आंसर मैं आपको दिखा देता हूं भाई कि इसमें क्या क्या चीज लिखा गया था। यहां पे आप देख सकते हैं वही सारी चीजों को यहां पे लिखा गया है, ठीक है। हो सकता है जब आप आराम से लिखने बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों को ना लिख पाएँ, लेकिन पढ़ के आप जरूर समझ सकते हैं कि आपने जो आंसर लिखा था, जो आपने प्रयास किया था, उससे और बेहतर प्रयास की ओर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे हर मॉडल आंसर में देखेंगे पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है, अंडरलाइनिंग किया गया होता है। जहाँ पे हमको स्पेस मैनेज करना होता है थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे बॉक्स नहीं बना होता तो सबके बीच में छुप जाता, तो पढ़ने वाले को क्या लगेगा, उसी का हिस्सा, कंफ्यूज हो जाता वो। तो उसमें हम लोग क्या किए भाई, सेपरेशन दे दिए, एक लाइन खींच दिया और कुछ नहीं है, त्यौहार लिख दिए, यहाँ पे पदाधिकारी लिख दिए, क्या अर्थ होता है वो लिख दिया, और जो चीज़ मैंने कहा यहाँ पे भाई लास्ट में यहाँ पे देखिए वर्तमान स्थिति को हम लोग बता दिए। तो ऐसा आप भी एक बेहतर प्रयास कर सकते थे, ठीक है। अब आगे के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमने गोटुल युवागृह के बारे में पूछा है, तो आप जो है धुमकुरिया के बारे में लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि इसके अलावा वही एकमात्र युवागृह जिसके बारे में आपको डिटेल से मिलेगा, हालांकि इतना डिटेल उसमें भी नहीं मिलता है। तो इसके और जो फैक्ट्स होते हैं और जो भी डायमेंशन है वो आप कवर कीजिए, है ना। अब कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, इसको पहले से पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वो लोग एनालाइज करते हुए, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है। और कुछ लोग जो है टेस्ट के बाद में मिलने आए थे कि सर हमने लिखा है पूरा बराबर, स्पेस यूज़ किया है, फिर भी हमको नंबर नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है मैं आपको बताता हूँ। पूछा क्या है, गोटुल लिख रहे हैं धुमकुरिया के बारे में, पूना जोरवार लिख दिए हैं वहाँ पे, मस्थुरिया जोरवार लिख दिए हैं वहाँ पे, महतो धांगर महतो लिख दिया हो, तो भाई नंबर नहीं मिलेगा, प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है वो। कुछ लोगों के पास में कंटेंट कम पड़ा है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनजातियों की युवागृह का टेबल बना दियो, क्या जरूरत है, उसका पूछा ही नहीं गया है। तो आप अगर पूरा डायग्राम भी बना दोगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, जितना जानते हैं उसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कीजिए, और जितना समय आपने जो नहीं पूछा गया है उसको लिखने में लगाया है, उतना समय आप दूसरे आंसर में देंगे तो हो सकता है वो आंसर बेहतर बने, जिसमें आपको 1-1.5 नंबर ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो आगे से बराबर जो पूछा गया है उसी को ही लिखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 17 नंबर में जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, एक प्रश्न जो है श्री चंद्राकर सर आपसे चर्चा कर चुके होंगे, जो पहला वाला प्रश्न है गीतों के बारे में। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे बहुत कॉमन प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में शिक्षा के निम्न स्तर के प्रमुख उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं, ठीक है। तो लिखना आपको कैसे शुरू करना है, सबसे पहले आप ये सोचिए चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा कि जो शिक्षा का स्तर है वो निम्न है ना। वैसे तो चेक करने वाला सब जानता ही है, लेकिन अभी वो आपको पढ़ रहा है तो आप तो नहीं हो बताने के लिए, क्या है आपका लिखावट, ठीक है, क्या है आपका लिखावट, आपका सोच है वहां पे। तो पहले तो दोस्त आपको कंपेयर करना चाहिए। यहां पे पूछा गया छत्तीसगढ़ की जनजातियों के शिक्षा के निम्न स्तर के प्रमुख उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहले तो बताओ भाई कि कैसे बोला जा रहा है कि निम्न स्तर है, किसी को निम्न किसी को उच्च बोला जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे एक गेम आता है किसका रेफरेंस का कंपेयर करके बताना था आपको इसको शुरुआत में कि छत्तीसगढ़ जो है इतनी जनजाति जनसंख्या के साथ में एक जनजाति बहुल्य राज्य के तौर पे जाना जाता है पूरे देश में, और यहां पे पूरे छत्तीसगढ़ की, है ना, यहां पे पूरे छत्तीसगढ़ का आपको क्या बताना था भाई, लिटरेसी रेट, छत्तीसगढ़ का पूरा लिटरेसी रेट लिखते हैं और वहां से कंपेयर करके लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता दर है वो इतना इतना है, जबकि इनकी तुलना में छत्तीसगढ़ की जनजातियों का देखे जाए, ठीक है, कि इनका छत्तीसगढ़ की जनजातियों का देखा जाए तो उनका जो ओवरऑल साक्षरता दर है वो सिर्फ कितना है 59.09% है। उसमें भी अगर देखा जाए
तो महिलाओं की शिक्षा को जो स्थिति है वो पुरुषों की तुलना में और अत्यंत कम है। ठीक है, और इस प्रकार शिक्षा की स्थिति जो इनमें काफ़ी निम्न है, इसके प्रमुख उत्तरदायी कारकों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, या निम्न बिंदुओं के आधार पे समझ सकते हैं, ऐसा आपको फ्रेम करना था। तो पढ़ने वाले को भी लगता हाँ यार कंपैरिजन करके बता तो रहा है कि निम्न स्तर है, क्यों है। चलो देखते हैं आंसर में, तो देखते हैं तो भाई क्या क्या पॉइंट्स आएगा, चलो बताते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक का जो स्पेस है, यहां तक का चलो आप ले लो जो स्पेस है, वो आपका कंपैरिजन करने में चले गया। उसके बाद में यहां का 2 लाइन आपके पास अगला पेज बराबर बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको पूरा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में नहीं बताने लग जाना है। क्या बोला है वो, कारकों का चर्चा कीजिए। तो भाई कारक तो कोई एक नहीं होगा ना, कारक तो कोई एक नहीं होगा, कारक तो बहुत सारे होंगे। तो आपको यहाँ पे टॉपिक बनाना है, हेडिंग बनाना है आपको, क्योंकि आपका जो कॉपी चेक है ना वो सिर्फ हेडिंग से हो जाएगा। जैसे यहां से मान लेते हैं उत्तर लिखना शुरू कर रहे होते, तो भाई यहीं पे आप बना दिए भौगोलिक कारक। क्या बना दिया आप, भौगोलिक कारक बना दिए। अब भौगोलिक कारक में क्या क्या लिखना है पता है आपको, मॉडल आंसर में देख रहे होगे कि अक्सर जो इनका जो निवास क्षेत्र होता है वो सुदूर अंचलों में होता है, वनांचल क्षेत्रों में होता है, जहां पे पहुंच विहीन कुछ मार्ग हैं, वहाँ पे आवागमन का विकास उतना नहीं हो पाया है जितना कि मुख्य धारा के क्षेत्रों में हो पाया है। तो स्कूल तक जब पहुँच ही नहीं होगा बच्चों का, तो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे, सोचिए। ठीक है, पहला कारक हो गया। उसके बाद में यहाँ पे भाई लिख सकते थे आप भाषा का अंतर, भाषा का अंतर है ना। सिलेबस तैयार किया गया है हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। उनको ये दोनों भाषाएं उतनी अच्छी से समझ नहीं आती है, खास तौर पे देखा गया है। उनको अपनी मातृभाषा समझ आती है, संस्कृति से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, मातृभाषा में बोलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और उसमें सिलेबस अभी धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। तो उसका परिणाम डायरेक्ट 1 साल में नहीं दिखेगा, लगभग 15 से 20 वर्ष इसको लगेंगे परिणाम को आने में। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे इसी एक्सप्लेनेशन को मैं अगर उर्दू या संस्कृत में दे रहा होता, हालांकि मुझे आता तो नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर उसमें मैं बोल रहा होता, आप सुन रहे हो, आप क्या ही समझ पाओगे। तो ये आपके और मेरे बीच में क्या है, लैंग्वेज का गैप है। किसका गैप है, लैंग्वेज का गैप है। मुझे उस भाषा में, आपको उस भाषा में जानना है जो भाषा आपको आती है, और उसके अन्यत्र किसी और भाषा में आपको बोला जाएगा, समझाया जाएगा, तो आप समझ पाएंगे क्या, चलो समझ भी पाएंगे तो कितना ही समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है, भाषा का अंतर है वहां पे। ठीक है, और लिख सकते थे भाई इसी में आप इसी में लिख सकते थे आप अधोसंरचना का विकास, अधोसंरचना का विकास। ठीक है, ये यहां से जुड़ा हुआ है, उतना आसान नहीं हो पाता इन क्षेत्रों में विकास करना। ठीक है, आप सोचिए दुर्गम जंगली क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको पहाड़ बनाना है, वहाँ पे आपको रोड बनाना है, आवागमन के साधन विकसित करने हैं, तो क्या होता है, कठिनाई होती है। उसमें सरकार कई बार उतना रिसोर्स भी नहीं लगा पाता है। कारण क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य भी जो है, भारत भी क्या है, डेवलपिंग नेशन है, तो फंड का एलोकेशन एकदम एक ही जगह पे कर दिया जाए ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। हालांकि साल दर साल जो है बजट एलोकेट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और समस्याएं भी जिसको आगे हम लोग जोड़ेंगे। मान लेते हैं कहीं पे स्कूल तक जाने के लिए भाई रोड का विकास हो गया, स्कूल का विकास हो गया, तो वहाँ पे नक्सली गतिविधियाँ ज़्यादा है, तो जीवन की सुरक्षा करते हुए वो लोग वहाँ भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जीवन ज़्यादा जरूरी है उस समय के लिए। तो उससे क्या होती है ना, शिक्षा प्रभावित होती है। अब आप सोचिए किसी एक क्षेत्र में स्कूल है जहाँ पे नक्सली घटनाएं हो रही है, स्कूल को ही बम से उड़ाया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं भाई आज अगर उड़ा दिया तो बच्चा कल चले जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है ना, एक गैप आ जाता है एजुकेशन, और गैप आ जाता है। फिर थोड़े समय बाद में बात आती है कि इसकी सर्वाइवल की, वो किसी और काम में संलग्न हो गया, शिक्षा से तो दूरी हो गया, वो और काम में संलग्न हो गया। ठीक है, तो एक ये लिख सकते थे आप अधोसंरचना का विकास। जैसी सुविधाएं मुख्य धारा के क्षेत्रों में वैसी सुविधाएं वहां पे विकसित नहीं हो पाई है, जिसके कारण में जो एजुकेशन है वो वृहद तौर पे प्रभावित हुआ है। ठीक है, आगे इसमें लिख सकते थे क्या भाई, स्वास्थ्य, निम्न स्वास्थ्य दर। क्या है, निम्न स्वास्थ्य दर। पेपर 7 पार्ट 3 में जरूर आप पढ़े होंगे कि स्वास्थ्य की जो क्षमता है वो आपकी पढ़ाई की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, शरीर ही अगर आपका स्वस्थ नहीं है, मन ही आपका स्वस्थ नहीं है, तो पढ़ाई कैसे करेंगे अच्छे तरीके से। आप खुद सोचिए, जो आपका एक्चुअल कैपेसिटी होगा, मान लेते हैं आपको फीवर है, सर्दी बुखार है, आप उतने अच्छे से ग्रेस्प कर पाओगे क्या, नहीं। विल पावर से किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप स्वस्थ होते हैं, आपका स्वास्थ्य मानक उच्च होता है, तो आपकी सीखने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन इन क्षेत्रों में जब आप देखोगे तो बच्चे जो हैं वो कुपोषण से पीड़ित हैं, सही पोषण नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, बच्चों को जन्म दे रही तो बच्चे स्वस्थ नहीं हैं, बाकी और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं।
ठीक है। तो सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रहा है ना, कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी हाट बाजार क्लिनिक योजना वगैरह हो गया। तो अगर वो स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, अस्पताल बनाए गए हैं, वहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी इनका जो शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, निम्न है। कितना विकास हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, वो अगले जनगणना रिपोर्ट में आपको पता चलेगा जब आप आंकड़े देखेंगे तो, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते थे वो क्या है, जैसे मैंने आपको बोला भाई, नक्सली गतिविधियां होती हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है। क्या होती है, नक्सली गतिविधियां होती हैं, जिसके कारण में इनका जो शिक्षा का स्तर है वो प्रभावित होता है। और इसमें लिख सकते थे, ठीक है, यहां पे देखिए स्कूल, या स्कूल नहीं लिख के इसको मैं सीधे लिख देता हूं कि शिक्षा के लिए अपने सामाजिक संस्थाओं पर ज्यादा निर्भर रहना, ठीक है। शिक्षा के लिए सामाजिक संस्थाओं पर ज्यादा संलग्न रहना। भौतिक शिक्षा उसको नहीं चाहिए, विद्यालयीन शिक्षा उसको नहीं चाहिए, ठीक है। और उसी समय में जिस उम्र में उसको स्कूल जाना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है, उस समय में क्या सीख रहा है, वो सामाजिक शिक्षा ले रहा है, सांस्कृतिक शिक्षा ले रहा है, अच्छी बात। लेकिन महत्व जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा दिया जा रहा है। तो स्कूलों की ओर क्या है, रुझान उनका काफी कम है, ठीक है। स्कूलों की ओर जो है वो रुझान काफी कम है, जिसके कारण में उनका शिक्षा प्रभावित हो रहा है। और एक पीढ़ी अगर वैसा हो गया है तो अगला पीढ़ी भी देख के वैसा ही करेगा। तो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभी तक ऐसा चलता आ रहा था, तो उसका परिणाम आप देख रहे हो कि इनका शिक्षा का स्तर काफी निम्न है, ठीक है। ये चीजों को आप लिख सकते थे। और इसमें लिख सकते थे भाई कि इन क्षेत्रों में शिक्षा और कैसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि इन क्षेत्रों में जो है प्रवासन है, विस्थापन है, ऐसी भी समस्याएं बनी रहती है ना, कि इन लोग जो है प्रकृति के करीब रहते हैं, तो मिनरल्स वगैरह हैं, डैम्स वगैरह बनाना है ना, तो ये इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनको विस्थापित किया जाता है, या खुद दूसरे अवसरों की तलाश में किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं। तो और क्षेत्र में गए हैं तो ऐसा तो नहीं कि भाई तुरंत घर बना लिए, रहने का व्यवस्था हो गया, खाने का व्यवस्था हो गया, तो बच्चों को हम लोग स्कूल भेज देते हैं। वो तो तब हो पाएगा जब इन लोग आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। और अगर नहीं तो जैसे माता पिता जो है दैनिक जीवन यापन के लिए वनोपज पर निर्भर हैं, आसपास में दिहाड़ी में काम कर लेते हैं, बच्चा भी वही काम करने लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि शिक्षा से इनकी जो दूरियां हैं वो बढ़ते चले गई, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट बना के आपको लिखना था इसको। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मॉडल आंसर में देख लेते हैं इसको और क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप अपने और पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और पॉइंट्स आप ऐड करते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, शुरू में मैंने बोला कि भाई आपको कंपेयर करना है ताकि चेक करने वाले को पता चले कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो निम्न है, क्यों है, किसी एक आंकड़े के आधार पर बात कर रहे हैं हम लोग, पुख्ता होना चाहिए जानकारी, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख उत्तरदायी कारक करके हमने लिखना शुरू किया। यहाँ पे भौगोलिक स्थिति है, अधोसंरचना की कमी है, नक्सलवाद की समस्या है, भाषाई असामंजस्य है, स्थानीय सामाजिक संस्था को ज़्यादा महत्व है, जैसे कि युवागृह वगैरह है। स्कूल नहीं जाना है लेकिन गोटूल में उपस्थिति 100% बनी हुई है। तो गोटूल का क्या है कि शाम को खुलता है, अगले सुबह तक में क्या चल रहा है, पूरा सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन चल रहा है। अब सुबह उसको स्कूल जाने बोलोगे, जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, ऐसी शिक्षा केंद्रों से दूरी बन रही है उसकी, ठीक है। आर्थिक कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहा जाता है कि भाई आर्थिक कारक अगर आपका सुलझ गया, ठीक है, आर्थिक जो समस्याएं हैं वो अगर आपकी ठीक हो गई तो बाकी सारे आपके विकास के रास्ते जो है खुल जाते हैं, ठीक है। अब सोचो आर्थिक रूप से ये क्या है, अक्षम है, तो पहले ये खाने के बारे में सोचता है, रहने के बारे में सोचता है, ये सोचता है कि भाई डेली आज अपने परिवार को मैं खाना खिला पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो इन लोग क्या करते हैं भाई, वनोपज संग्रह करने लग जाते हैं। तो बच्चा भी उसी काम में संग्रह हो जाता है, क्योंकि सर्वाइवल का बात है। तो शिक्षा का महत्व वहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। वो दूसरे क्षेत्रों में वनोपज संग्रह करने चले गया तो टाइम उसका उधर चले गया, ये भी शिक्षा से दूरी का कारण बनता है, ठीक है। स्कूल ड्रॉप आउट्स में इससे क्या होता है, फिर वृद्धि होने लग जाता है, एक समय के बाद में जाता ही नहीं है स्कूल। तो इस शिक्षा का स्तर क्या बना हुआ है, निम्न बना हुआ है ना। कुछ और कारक है, जैसे कि कम उम्र में लड़कियों का शादी करा दिया जाता है। जैसे मैंने बोला भाई कि जो बालिकाएं हैं उनका जो शिक्षा का स्तर है वो तो पुरुषों या युवकों के मुकाबले में और कम है, ठीक है, और कम है। जबकि समय के साथ हम लोग बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा होगा। लेकिन अभी आप गैप देखोगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 59.09 थे उधर, ठीक है। तो जो पुरुषों का देखोगे तो आप 65+ है, युवतियों का देखोगे तो आप बिलो 50 है। तो गैप ज़्यादा हो रहा है। और भी कुछ कारक हैं जो मैंने आपको बताया, है ना। कम उम्र में शादी करा देना तो शिक्षा से दूरी बन गई। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स पेपर 7 पार्ट 3 में भी पढ़े होंगे आप, यहाँ भी आप वर्क करेगा वो पॉइंट्स। तो ऐसे इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है,
ठीक है, इस तरीके से आपको एक अच्छा आंसर लिखना है। जो भी आपके कीवर्ड्स होते हैं उसको जरूर आप अंडरलाइन किया कीजिए। और आप सोचेंगे कि सर एग्जाम हॉल में डायरेक्ट कैसे सोचा जाए, तो दोस्त एग्जाम हॉल में या आपको टेस्ट के दौरान में, जिस दिन आप टेस्ट देने आते हैं उस दिन आपको ये नहीं सोचना है। फॉर्मेट में आपको बताता हूं क्या करना है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुकलेट उठाइए, पीडीएफ होगा आपके पास या आपके पास में होगा संकलन, हार्ड कॉपी होगा। आप टॉपिक देखिए किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर में क्या पूछा गया है, 4 में, 8 में, 10 में, 15 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको समझ आएगा सर 15 नंबर में तो जो है विकास की बातों को पूछा गया है, समस्याओं के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, ऐसे कारकों के बारे में पूछा गया है। 2 नंबर में देखोगे तो सर के सामान्य परिचय देने बोला है, नृत्य का, गीत का हो गया या किसी एक जनजाति के बारे में हो गया, ऐसा बोला गया है। तो उस आधार पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर एक बार आपका रिवीजन हो गया है, ये अगर मैं मान लेता हूं कि एक बार आपका रिवीजन हो गया है, तो संडे अगर आपका टेस्ट है, 6 दिन होते हैं पूरे आपके पास में पढ़ने के लिए, लेकिन वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है भाई। 3 दिन आप रिवीजन करो, उसके बाद में 1 दिन आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपके फैक्ट्स रिकॉल हो जाए, क्योंकि ऑप्शन देखते ही फैक्ट याद आ जाता है। और उसके बाद में 2 दिन आप प्रीवियस ईयर के आधार पे जो है ना आंसर लिखो, आप अपने से क्वेश्चन बनाइए, आप आंसर लिखिए तो कम से कम। आप बोलेंगे सर एक आंसर लिखने में 10 मिनट लगता है, लगेगा भाई, हो सकता है आधा घंटा भी लगेगा आपको, लेकिन जब आप लिखे रहोगे, आपके माइंड में फॉर्मेट रहेगा ना, तब आप परीक्षा के दौरान उस सीमित समय में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, किसी भी चीज़ के बारे में 2 फैक्ट्स के बारे में आप अंतर लिखिए। यहाँ के डायरेक्ट लिख रहे हैं तो पूरा थ्योरेटिकल फॉर्मेट चले जा रहे हैं। अगर आप उसी को घर में सोचेंगे कि सर यहाँ अगर मेरे पास में इतना स्पेस है, बीच से एक लाइन हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ हेडिंग देंगे, यहाँ हेडिंग देंगे, यहाँ पॉइंट 1 जो यहाँ पे लिखा है उसका विपरीत यहाँ पे लिखेंगे, अंतर बन जाएगा, तो सुव्यवस्थित हो गया। वैसे आपको पहले से प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा, ठीक है। जल्द ही हम लोग अगली परीक्षा के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।